Morning, everyone. Yes. You're the students of batch. Semester 7. So today our subject is use of background music. What's it? BGM. Are you listening? Yes, sir. Yeah. Thank you. We should wait or start. Sir, more 2 minutes you can wait. Okay. Okay. Shall we start? शुरू करें आज का क्लास? Yes, sir. हाँ. So आप 3 जन हैं यहाँ पे, 3 person. तो 12 बैचमेट्स है ना आपका?
आज क्लास का? Yes, sir. तो आई होप कि बाकी लोग वीडियो का देख लेंगे. अम, अगर ऑनलाइन होते तो अच्छा रहता. कुछ सवाल पूछ सकते थे मुझसे. फर्स्ट ये है कि तो आप लोग डायरेक्शन से हो या दूसरे डिपार्टमेंट से? कौन से डिपार्टमेंट से हो? सर Sir, डायरेक्शन से ही है सर. सब तीनों ही? yes, sir. सर ये क्लास में जो भी आएगा वो डायरेक्शन का ही होगा, मतलब फिल्म आर्ट का ही लेक्चर है. ओके. ओके, ओनली डायरेक्टर सर. सो आर यू अवेयर अबाउट म्यूजिक और लर्नड? सर काफ़ी बेसिक और एक दो लिसनिंग? महीना सेमी क्लासिकल सीखा था. हम्म. बेसिक हम्म. सरगम वगैरह वो सब पता है, बट हम्म. या बाकी कुछ नहीं? ओके. और बाकी लोगों का? एनीवन एल्स? सर इतना आइडिया नहीं है सर. हाँ, ओके. लेकिन आप लोग तो सॉन्ग तो सुनते हो तुमने, फिल्म फिल्म सॉन्ग्स या फिल्म म्यूजिक? हाँ सर. हाँ, तो ओएसटी के बारे में पता है आप लोग? ओएसटी मैं सर. सुना है सर. ओरिजिनल साउंड ट्रैक बोलते हैं. वो अभी एल्बम मिलता है ना, काफ़ी ज़्यादा मिलता है अभी. ऑनलाइन में मिल सकता है, आप उसको चेक कीजिएगा. बेसिकली बीजीएम जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बेसिकली ओएसटी होता है. ओएसटी एल्बम्स, उसमें आप सुन सकते हो उसको. लेकिन नॉर्मली जो ओएसटी हम लोगों को मिलता है वो हॉलीवुड फिल्म्स का ही मिलता है. तो सबसे पहले मैं थोड़ा म्यूजिक का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बिकॉज उससे इजी हो जाएगा आप लोगों को टू अंडरस्टैंड द grammar and other aspects. थोड़ा लिख सकते हैं आप लोग? हाँ, मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट म्यूजिकल स्केल. एनीवन नो अबाउट म्यूजिकल स्केल? सर थोड़ा बहुत पता है. ओके, कैसे बताइए थोड़ा. सर हर गाना मतलब एक सप्तक में 12 नोट्स होते हैं. उसमें से हर एक नोट एक हाँ, सुर यस. होता है, तो उस सुर के बाद उस सुर से आगे आठवें सुर तक उसका सरगम होगा. तो वैसे ही हर गाने का एक स्केल होता है. तो सी शार्प में होगा, डी में होगा, सी में होगा, ई फ्लैट में होगा. वैसे अलग अलग स्केल हर गाने का रहता है. उधर से 8 नोट आगे काउंट किया जाता है. वेरी गुड. तो पहले हम लोग स्केल का चार्ट लिख लेंगे, तो बहुत इजी रहेगा. सो आप लोगों ने पियानो या हारमोनियम वगैरह देखा होगा. आई होप सो. हाँ सर. हाँ. हाँ. सो पियानो या हारमोनियम में एक वाइट कीज होते हैं, एक ब्लैक कीज होते हैं. ओके. तो ऑल द वाइट कीज फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स कॉल्ड फ्रॉम द सी डी ई एफ जी ए बी. Or in the grand piano, normally in a keyboard, it starts with from the C, then D. Will you please write it down? First is C,
Next one is 2 is called C sharp. Sharp is symbolized through the help of the hash C hash. You can write it down. Then number 3 is D. Number 4 is D hash. Number 5 E. Number 6 F. Number 7 F hash. 8 G. Ninth one is G hash. 10th one is A. 11th one is A hash. And 12th one is B. After B, you said that it's saptak. Saptak means octave. Octave, next octave, it start from the C again. It's like sa re ga ma pa da ni sa sa re. It's a different octave. And sa ni da pa. It's a lower octave. So now I'm singing on the middle octave. So all the white keys are called natural, or like C, D, E, F, G, A, B. These 7 notes are natural. And the black, rest of the black is 5 blacks. You have 7 white keys and 5 black keys. And that 5 black keys are C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, A sharp. These black keys are sharp, or sometimes we call flat. It's ये ऐसा है कि जैसे एक आदमी का 2 नाम है, वैसे ही ये ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लैट बोल रहा है तो कुछ कठिन कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. सिंपल बात है. सी शार्प का दूसरा नाम है डी फ्लैट. यू कैन राइट इट डाउन. नंबर 2 सी शार्प मतलब हैश जो साइन है उसको ऑब्लिक देके आप लिख सकते हैं बी फ्लैट. फ्लैट का साइन जो होता है इट्स सिंबलाइज लाइक अ स्मॉल बी. So C sharp oblique D flat, D small b. And number 4 D sharp oblique E flat or E small b. Then number 7th F sharp G flat oblique. 9th G sharp A flat, and 11th A sharp is B flat. So now I'm going to the next part. It's very important for director. Could you please write it down? आप लिख लीजिए. Now I am talking about a description of a scale. आप लोग डायरेक्शन के स्टूडेंट हो, सो आप लोगों को ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा इफ़ यू लर्न
or observe this thing. So you can observe a scale and you can choose a scale for your films according to your sequence or the scene. आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Are you there? Oh yeah, yeah. Please write it down. Start from um, right in the left. Number one, C major. C major. Right in the right side. So war like. War like. Number two, C minor. Number two, C minor. It sad and obscure. Number one, C major, warlike. Number two, C minor, sad and obscure. Number three, D major, joyous or very warlike. Very warlike or joyous. D minor. Number four, D minor, serious. Serious. Number five, E flat. Flat sign symbolize like a small b. E in capital, small b. E flat, major. E flat major. Descriptions: cruel. E flat major. Number five, cruel. Number six, E major. Number six, E major, quarrelsome. Quarrelsome. Number seven, E minor. Number seven, E minor, plaintive. E minor, number seven, is plaintive. Number eight, F major. Number eight, F major, furious, oblique, quick temptation. F major, number eight, furious, oblique, quick temptation. Number nine, F minor. Number nine, F minor, obscure and plaintive. F minor, number nine, obscure and plaintive. Number 10, G major, magnificent. G major, magnificent. Number 10. Number 11, G minor, serious and magnificent. Number 11, G minor, serious and magnificent. Number 12, A major. Number 12, A major,
joyful, and pastoral. Number 12, A major, joyful, and pastoral. Number 13, number 13, A minor. Number 13, A minor, tender. Number 13, A minor is tender. Number 14, B major. 14 is B major, harsh. Number 15, B minor, melancholic or solitary. Number 15, B minor, melancholic or solitary. Number 16, B flat. Again, the flat sign is symbolized B in capital and flat in small b. B flat major. Number 16, number 16, B flat major. Number 17, oh sorry, number 16, B flat major. It's magnificent with joy. Number 16, B flat major. It's magnificent with joy. Now 17 is B flat. Flat again, it's symbolized small b, and B is a capital B, then small b, then right a minor, B flat minor. Number 17 is terrible. The mood is terrible. Abhi, are you there? Yes, sir. हाँ, आप थोड़ा लेट हो गए. मैं आपके लिए फिर से बोल देता हूँ, और नहीं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. आप म्यूजिक के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा बहुत, हाँ. कैसा, वो थोड़ा बताइए. हेलो अभी. Yes, sir. हाँ, कितना जानते हैं, मतलब क्या क्या. I mean, the very basics, like, not a lot. Okay, so first you have to write a scale chart. Please write Okay. a scale chart. Okay, it's 12 notes scale chart. So number 1 is C, capital C. Number 2 is C sharp. Sharp is symbolized through the symbol of the hash. You know hash sign? Yeah. Yes, sir. Sir, I know the scales and everything. Okay. So that's what I am want to know. So you already know about the scales, no? Yes, sir. So you have about the white keys and the black keys also Yes, in sir. the I piano. heard about that. Yes, sir. Okay. So sharp and flats you can understand, na? Yes, sir. Okay. So could you please write a chart that's help as a to communicate with your composer. Okay. Yes, sir. Huh. So first is C major. Number 1 is C major. Okay.
its mood is warlike. Warlike. Okay. Okay, sir. Yes. Number 2, C major. Okay. Sorry, C minor. Number 2 is C minor. Okay. Yeah. Obscure and sad. Number 3 is D major, joyous or very warlike. D major is joyous, very warlike. Okay. Number 4, D minor, Okay. serious. D minor is serious. Okay. E flat major, cruel. Okay. Sixth, E major, quarrelsome. Okay. Seventh, E minor, plaintive. Okay. Eighth, F major, furious or quick temptation. Okay. Number ninth, F minor, obscure and plaintive. Okay. Number 10, G major and magnificent. Okay. 11, G minor, serious and magnificent. Number 12, A major, joyful. Okay. Number 13, A minor, tender. Okay. Number 14, B major, harsh. Okay. Number 15, B minor, solitary or melancholic. Okay. Number 16, B flat major, magnificent with joy. Okay. And number 17th, B flat minor, Okay. terrible. Okay. Okay, that's the final. Okay. So now, um, Sir, where- I have a हाँ, question. okay, please. Sir, ये हाँ, बोलिए. whatever words that you used after every chord, like Yes, magnificent or yes, something like that. So, yeah. uh, I mean, I don't think composers always follow this rule, right? Because the scale also needs to fit Nah, this is not the for the scale of the song. composer. This is for as a director. You can Okay, communicate to your composer. okay. आप लोग तो म्यूजिशियंस नहीं हो ना, सो Hmm. आप बता सकते हो उनको कि मुझे इस स्केल में अगर करेंगे तो दिस इज माय मोड, Okay, sir. तो वो हेल्प हो जाएगा ये चार्ट से. Okay. हाँ, इट्स इंटरनेशनल चार्ट, सो नॉर्मली इसको फॉलो किया जाता है. Sometimes we goes with the flow of the feelings. Okay. Anindya ji, hello, are you there? Anindya ji.
So now it's fine. Yeah. So now I'm giving a chart of an orchestra. ऑर्केस्ट्रा के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? हेलो, ऑर्केस्ट्रा के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? Sir, sir. I'm so sorry, your voice is lagging a little bit. Now it's fine. Yes, sir. हाँ, ऑर्केस्ट्रा के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? Sir, orchestra is a group of musicians जहाँ पे I mean ऐसा गाने बजाए जाते हैं या दे प्ले क्लासिकल म्यूजिक जिधर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे. अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग सेक्शन में ऑलमोस्ट 10-15 लोग होंगे. वायलिन्स में वैसे होंगे. उसके बाद रिदम पे कोई लोग होंगे, वोकल्स पे कोई लोग होंगे. तो ये सब ऐसा मिल के जब ग्रुप बनता है तो उसको ऑर्केस्ट्रा या ऑर्केस्ट्रेशन मिलते हैं. This is the basic. Now I'm giving the chart of orchestra. Okay. Different era में orchestra का different chart था. So our subject is BGM, background music in films or documentaries. So now we have discussed about the modern form of the film orchestra and its chart. From the beginning, it starts with you can give the heading like string orchestra, strings orchestra, strings orchestra. That's the first violin. Write it down, please. First violin, 14. First violins, 14. Then second violins, 14. Then violas or violas, 10. Then cellos, 10. Double bass or contrabass, 8 or 9. So from the beginning, it's a strings orchestra group. It divide in 5 stage. First one is first violins, 14 pupils. Second violins, 14. Violas, 10. Cellos, 10. And double bass or contrabass, 8/9. So it's called string orchestra.
With the string orchestra, we have also the wind orchestra. In wind orchestra, E flute, English flute, 3. English flute, 3. It's divided in 2 alto flute, 1 soprano. 2 alto flute, 1 soprano. 3 divided in 2 plus 1. English flute. Next one is piccolo, 1. Number 3 is oboes. Oboes, 3 persons playing oboes. OBOES, oboes. Then clarinets, 3. Bass clarinets, 1. Bassoon, 3. Contrabassoon, 1. This is wind sections or wind orchestra. Now, talking about the brass orchestra. First, beginning with horns, 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 4 person. It's called, it's a different kind of horns. We have 5 to 6, 7 kinds of horns. Different regiment played a different kind of horns because the brass orchestra is coming from the marching band. So normally use French horns, 4 person played French horns. Trumpets, 3 person. Trombone, 3 person. Trombones, TROM, BONES, trombones, 3. Bass trombones, 1. Tuba, 1. This is the brass orchestra. Now, the fourth part is percussion. In percussion, first 3 person played plenty of instruments like big drums, kettle, triangle, bells. And the instruments like kalimba, marimba, xylophone, vibraphone, and glock. In percussion, 3 persons played big drums, kettle, triangle, bells, including with kalimba, marimba, xylophone, vibraphone, and glock. 1 person played timpani, TIMPANI, timpani. Harp and piano also in the part of the percussion. 1 harp player, 1 piano player, and in modern films we need a keyboard for the electronical sound. One keyboard player.
So the basic is 4 sections: string orchestra, wind orchestra, brass orchestra, and percussion. And depends on the genre of the film. Sometimes they use a vocals, choir, 40%, 40 peoples, 40 to 50 peoples, male and female, both. Now I am talking about a positioning. आप लोगों ने लिख लिया ये चार्ट? हेलो अभी? Yes, sir. यस. तो आप इसके बारे में जानते थे पहले? A little bit, sir. Yes. क्या जानते थे? So I've studied about orchestra, but I think not here, but I mean doesn't matter. But how there's post modern orchestra, there's post romantic orchestra, and Okay. yeah, basically those differences. Okay, differences. So for this orchestra, you understand, in string groups, you've seen 57%. In wind sections, minimum is 15%. In brass group, it's 12%, and in percussion, 6. So it's not possible to without a conductor to conduct this orchestra. So that's why in orchestra we need a conductor. कंडक्टर जो होता है उनके हाथ में एक स्टिक रहता है, एंड ही सिंबलाइज्ड द स्टिक सिंबल्स होते हैं. वो सिंबल्स इन द राइट हैंड, इट काउंटेड इन द राइट हैंड, एंड ही सिंबलाइज्ड द ऑर्केस्ट्रा. कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स लाउड होगा, कौन सा सॉफ्ट होगा, कौन सा वेरिएशंस में आएगा, वो लेफ्ट हैंड से करते हैं. राइट हैंड्स में रहता है काउंट्स. क्योंकि पूरा ऑर्केस्ट्रा में एक बेसिक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए. जैसे नॉर्मली हम लोग गाना या कोई नॉर्मल इंडियन बीजीएम जो हम लोग सुनते हैं उसमें रिदम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. Yes, sir. लेकिन बेसिक जो ऑर्केस्ट्रा फॉर्मेट है उसमें रिदम कांस्टेंट नहीं होता, कोई रिदमिक पैटर्न नहीं होता उसमें. Yes, sir. If you heard the Bollywood films or European films, they don't have the constant rhythm pattern. Except those films, they use a rock version of music or rap kind of music, mainly based on American music. This is more on rhythmic, cyclic, or jazz influence. Otherwise, they don't use a rhythmic pattern. They count through the help of the orchestration. Like इसमें जैसे वायलिन्स हैं, ठीक है. मैंने फर्स्ट से बोला वायलिन्स, फर्स्ट वायलिन, सेकंड वायलिन. नॉर्मली क्या होता है, मेन मेलोडी जो है वो फर्स्ट वायलिन बजाता है in string orchestra. Main melody played by the first violin, and the second violin playing the harmony part or counter line. And violas play the lower harmony part.
and Yes. cello played the viola's counterline or harmony parts, and double bass playing the rhythm pattern or contrabass, sometimes collaborating with cellos. So it's a 5 line orchestra. When you see कभी आप लोग स्टाफ नोटेशन देखेंगे, अगर स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा होगा उसमें 5 लाइन्स रहेगा. फर्स्ट वायलिन के लिए अलग लाइन होगा, सेकंड वायलिन के लिए अलग लाइन होगा, वियोलोस के लिए अलग लाइन होगा, चेलोस के लिए अलग, एंड कॉन्ट्राबास के लिए अलग. व्हेन यू प्ले विथ द ब्रश, जो बो है ना, वायलिन्स या चेलोस में यूज होता है बो, वो बो से अगर बजाएंगे तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्राबास. अगर आप प्लकिंग करके बजाएंगे मतलब उंगली से, तो इट्स कॉल्ड डबल बास, जो जैज म्यूजिक में भी यूज होता है, द डबल बास. लेकिन एक जैज ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ एक ही डबल बास रहता है. जैसे एक नॉर्मल रॉक कॉन्सर्ट या पॉप कॉन्सर्ट या कोई भी पॉपुलर कंटेंट वाला जो सॉन्ग्स है या म्यूजिक है, उसमें एक ही डबल बास रहता है. लेकिन इन ऑर्केस्ट्रा उसमें कम से कम 8 बासेस चाहिए. To enhance their volumes and ग्रुप्स में जब वो बजता है, इट साउंड डिफरेंट, इसलिए. एंड द कोऑर्डिनेशन शुड बी वेरी वेरी इन डिटेल, बहुत डिटेलिंग रहता है कोऑर्डिनेशंस में. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, करके उसको टाइमिंग फिक्स किया जाता है. The same thing happens with the flute, piccolo, oboes, clarinet. Mainly the clarinet, flute, and oboes, these 3 instruments वो एक्सचेंज करके मेन लाइन बजाते हैं. एंड पिकोलो प्लेड द काउंटर लाइन, हाई हार्मोनी, एंड bassoon played the low harmony. And the bass, clarinet and the contrabassoon जो है वो बेस का काम करता है, विंड्स का. And same thing happen in the brass sections also. Brass sections में trumpet या horns, French horns, normally ये दो instruments यूज किया जाता है for the main lines. And the trombones gives you the harmony and the counter lines, and bass trombones and tuba for the rhythmic pattern. Are you seeing this thing? Yeah. It's clear, the picture? साफ आ रहा है पिक्चर? Yes, sir. हाँ, वो थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे इसको, ये काफी हेल्प होगा आप लोगों के लिए. एक जन ड्रॉ कर लीजिए, बाकी शेयर कर लीजिएगा. यहाँ पे म्यूजिशियंस जो है वो ऑडियंस की तरफ फेसिंग है, एंड द कंडक्टर जो है वो सेंटर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे.
यहाँ पे this is the position of the conductor in the center in the front stage. वो ऑडियंस के जैसा ही फेस करके रहता है ऑर्केस्ट्रा की तरफ. And the audience point of view, in the left section, this is the first violin, and then the second violin. In the middle, it's violas, and in the right, you have cellos. In the right corner, you have the double bass. And the middle of the stage is wind sections. हो गया क्या? हेलो. अभी किसने किया ड्रॉ? सर स्क्रीनशॉट ले लिया है. ओके, तो हाँ प्लीज बता दीजिएगा जब हो जाए. सो इसके बारे में कुछ जानना है आपको और पोजीशंस के बारे में? This is an international format of the orchestra. Normally Indian BGM स्ट्रक्चर में इसको फॉलो नहीं किया जाता है. जब मैं चार्ट के बारे में बता रहा था, द वायलिन्स, द फर्स्ट वायलिन, सेकंड वायलिन, वियोलास, चेलोस, तब 2-3 शब्द मैंने नया यूज किया है. उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? लाइक द harmony. First, I'm talking about the harmony. Then I'm talking about the counter lines. Harmony के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? Anyone? नहीं सर, सुना है पर एग्जैक्ट नहीं पता. ओके. अभी आपको पता है? You know about the scales, no? Yes, sir. So, do you know about the harmony? Yes, sir. Could you please explain? Yes, sir. Sir, harmony is basically, the consecutive notes that sound familiar to a chord, or like, a group of notes together, and that creates a sound. Yes. But do you know the formula of the harmony? There's a formula. Very easy. You can create your own harmony and you can create your own chords. Okay. Okay. It's very easy.
If you already write it down, that chart, that piano chart, C D E F G A B C, and the between the black keys are the C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, A sharp. कि वो चार्ट है ना आप लोगों के पास, अभी सबके पास? सो वो चार्ट अगर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग ये कर सकते हैं. हार्मनी दो तरह का होता है. Two types of harmony only. It's very easy to remember. A major harmony and the minor harmony. देखिए, जब भी मैंने वो पहले भी एक चार्ट बताया आप लोगों को, इट्स अबाउट द मूड अकॉर्डिंग टू द स्केल्स. उसमें भी देखिए आप लोग, सी मेजर, सी माइनर, डी मेजर, डी माइनर, ई फ्लैट मेजर, ई मेजर, ई माइनर, ऐसे ऐसे बोला था मैंने. These are basically major harmony and minor harmonies. मेजर हार्मनी किसको बोला जाता है? जो मेन नोट्स होंगे आपके, जो भी स्केल होगा, उस स्केल का फिफ्थ नोट्स क्रोमेटिकली. मतलब सी अगर आपका मेन नोट्स होगा, उसके बाद सी इज द फर्स्ट नोट, देन सी शार्प, देन डी शार्प, E. So E is the fifth note. When you play the first key and the fifth key simultaneously, it's create a harmony of a major. कोई भी आप नोट्स ले लीजिए जो मैंने बोला है, उसको पहला पकड़ के उसका फिफ्थ नंबर पे जाइए, तो वो दोनों को अगर आप साथ में बजाएंगे तो आपको मेजर हार्मनी मिलेगा हमेशा. सेम थिंग हैपेंस, आप फर्स्ट एंड फोर्थ नोट जो होगा आपका, उसको अगर साथ में बजाएंगे तब आपको मिलेगा माइनर हार्मनी. सो फिफ्थ एंड द फर्स्ट एंड फिफ्थ एक साथ बजाएंगे तो मिलेगा मेजर हार्मनी. फर्स्ट एंड फोर्थ एक साथ बजाएंगे तो मिलेगा आपको माइनर हार्मनी. तो आपके पास अभी चार्ट है. कोई भी एक स्केल बताइए मुझे. नमन. सर डी शार्प. डी शार्प. ई फ्लैट डी या शार्प आपका, डी शार्प आपका फर्स्ट पहला नोट्स है, मेन नोट्स. ठीक है, तो आप उस पर काउंट कीजिए. आपका मेजर हार्मनी कौन सा होगा डी शार्प का? सर डी शार्प का एक सेकंड है. हाँ, काउंट कीजिए. जी होगा सर शायद. यस, वेरी गुड. एंड द माइनर इज एफ. सॉरी एफ F नहीं, एफ शार्प. यस, एफ शार्प और जी फ्लैट, उसका Okay. ही नाम है. हाँ, उसका ही नाम है. फ्लैट बेसिकली वो नोट से पहले वाला जो नोट होता है, जब जी से पहले बोलेंगे तब हो जाएगा वो फ्लैट, और एफ से आगे होगा तो वो शार्प हो जाता है. ओके सर. हाँ. सो अभी ये दो जो थ्योरी है, मेजर एंड द माइनर हार्मनी, इसको जब भी हम कॉम्बाइन करते हैं तब हमको मिलता है कॉर्ड्स. अभी जो जिसके बारे में बता रहा था अभी भी हम लोगों को. सो अभी नाउ फॉर्मूला ऐसा है कि आप अपना कॉर्ड्स खुद बजा सकते हो. कैसे? आप ऐसे कर सकते हो, एक मेजर हार्मनी प्लस माइनर हार्मनी. इसको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग. कॉम्बिनेशंस, मेजर प्लस माइनर इक्वल टू मेजर कॉर्ड.
मेजर प्लस माइनर इक्वल मेजर कॉर्ड, माइनर प्लस मेजर इक्वल टू माइनर कॉर्ड, मेजर प्लस मेजर is augmented, minor plus minor diminish. You can also create three combinations like major plus minor plus minor, seventh chord, or major plus minor plus major, major seventh. You can create anything, you can choose. So in orchestra, see, जब भी हम लोग एक मेजर कॉर्ड या माइनर कॉर्ड लेते हैं, उसमें ऑलरेडी दो नोट्स बज रहा है कम से कम. तो दो नोट्स जब बज रहा है तो फर्स्ट वायलिन एक नोट्स बजाएगा एंड सेकंड वायलिन प्लेइंग सेकंड नोट्स. तो दो तो इसमें चला गया, फर्स्ट वायलिन एंड सेकंड वायलिन. अब बाकी रह गया वियोला एंड चेलो. तो उसमें हम लोग और दो हार्मनी जोड़ सकते हैं एंड बासेस के लिए भी एक हार्मनी जोड़ सकते हैं. तो टोटल हम लोगों को मिलेगा 4 लाइन्स हार्मनी, बिकॉज द फर्स्ट मेलोडी इज कांस्टेंट ना, जो मेन मेलोडी जो नोट्स होगा. अभी आपको समझ में आया कुछ म्यूजिक कैसे बनता है ऑर्केस्ट्रा में? Yes, sir. सो अभी कोई मुझे बताएगा कोई कॉर्ड कॉम्बिनेशंस या कोई हार्मनी कॉम्बिनेशन? सर कॉर्ड में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट होता है ना? हाँ, यस. इफ वो अगर आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ जो बोला जाता है वो इट्स नॉट क्रोमेटिकली. नॉर्मली जो बोला जाता है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ क्रोमेटिकली नहीं होता है. वो ओनली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द वाइट कीज, डायटोनिक स्केल का होता है वो. लेकिन अगर स्केल हमेशा देखना चाहिए क्रोमेटिकली. ओके सर. हाँ, तो उसमें व्हाइट एंड ब्लैक कीज दोनों ही रहेगा. तो जब ब्लैक कीज को आप काउंट करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा 5. जैसे आप पकड़ लीजिए, मुझे सी मेजर करना है, ठीक है? तो सी मेजर का सी मेन नोट है हमारा एंड इट्स फॉर्मूला इज मेजर प्लस माइनर, देन मेजर कॉर्ड मिलेगा हम लोगों को. सो फर्स्ट इज मेजर हार्मनी, सो फिफ्थ नोट इज ई, एंड फ्रॉम द ई द फोर्थ नोट इज जी. तो सी ई जी ये तीनों को एक साथ बजाएंगे तो यू कैन गेट दैट मेजर कॉर्ड. यस सर. नॉर्मली क्या होता है, यूरोपियन म्यूजिक बेस्ड ऑन द हार्मोनिक स्ट्रक्चर एंड द अमेरिकन म्यूजिक बेस्ड ऑन अ कॉर्डियल प्रोग्रेशन होता है उसमें. क्योंकि अमेरिकन म्यूजिक में गिटार का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था एंड पियानो का. यूरोपियन म्यूजिक में वायलिन, सोलो इंस्ट्रूमेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. इसलिए हार्मोनिक स्ट्रक्चर एंड सोलो जो मॉडर्न म्यूजिक बोलते हैं, मॉडल म्यूजिक का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है इंडियन जैसा. इंडियन म्यूजिक इट्स मॉडल म्यूजिक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से एक ही नोट्स बज रहा है, स्वर. तो हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट लेंगे और दोनों में दो अलग अलग नोट्स बजाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट. तो वो हार्मनी बनता रहेगा और उसके साथ अकॉर्डिंगली उसका वो ऑर्केस्ट्रेशन तैयार होता है. ठीक है?
हाँ, now I'm talking about the background music, BGM. इंटरनेशनली इस बीजीएम को बोला जाता है कंपोज्ड म्यूजिक और स्कोर्ड म्यूजिक। स्कोर्ड कब बोला जाता है? जब हम उसको स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग मीन्स जब उसको स्टाफ नोटेशन में हम लोग उसको लिख के फिर उस ऑर्केस्ट्रा को बजाया जाता है। स्कोर्ड म्यूजिक में जो होता है और या कंपोज म्यूजिक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मेट है जो मैंने बताया उसको मेंटेन किया जाता है। एंड उसके साथ जिस लाइन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को लिखा जाता है, जैसे पकड़ लीजिए कि कोई कंपोजर ने क्लैरिनेट के लिए एक लाइन लिखा है, सो वो लाइन सिर्फ क्लैरिनेट ही बजाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रायल वर्जन करेंगे, उसमें वो देखेंगे कि फ्लूट में एक बार बजा के देखे, फिर ऐसा एक बार ओबो में बजा के लिया या वायलिन में बजा के देखे, ऐसा नहीं होता है। कंपोजर शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग जब वो कंपोज करते हैं म्यूजिक। एक बैकग्राउंड म्यूजिक को रिकॉर्डिंग या तैयार करने के लिए कौन सा लोग चाहिए? फर्स्ट, एक कंपोजर चाहिए, देन रिकॉर्डिस्ट चाहिए हम लोगों को, जो वो जो म्यूजिक कंपोज किया है, एंड म्यूजिशियंस चाहिए, एंड कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर कभी कभी देखा जाता है कि कंपोजर्स बीइंग ए कंडक्टर। इंडिया में कंपोजर को बोला जाता है म्यूजिक डायरेक्टर। बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं सॉन्ग कंपोजर्स। सॉन्ग कंपोजर्स को बोला जाता है म्यूजिक डायरेक्टर। और जो बीजीएम करते हैं, जो कंपोजर है, वो करते हैं बीजीएम। यहाँ पे म्यूजिक या सॉन्ग कंपोजर को कभी कभी अरेंजर और प्रोग्रामर का जरूरत हो पड़ता है। विदाउट द प्रोग्रामर या अरेंजर वो म्यूजिक कंपोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता। कभी कभी दे कैन क्रिएट द मेलोडी, अच्छा मेलोडी बनाया तो इसलिए उसको यूज किया जाता है, तो उसके लिए हेल्प लेते हैं लोग अरेंजर या प्रोग्रामर का। एंड अनदर पार्ट इज म्यूजिक डिजाइन। म्यूजिक डिजाइनिंग इज वो अलग चीज है। जैसे एक आपके पास फाइल्स ऑफ सीक्वेंसेस है, अलग अलग कंपोजिशंस ऑलरेडी है, कंपोजर ने अलग अलग पीसेस करके दिया है आपको, आपको उसको डिजाइन करना है। मतलब कौन सा नोट्स उसमें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कितना इंटेंसिटी के साथ बजेगा और कितना सुनाई देगा, दिस इज द पार्ट ऑफ द म्यूजिक डिजाइन। रिकॉर्डिस्ट सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकता है, दे कांट। एक ऑर्केस्ट्रा के लिए डिजाइनर चाहिए हमेशा। विदाउट अ डिजाइनर, नॉर्मली क्या होता है, कंपोजर्स खुद ही डिजाइन करते हैं अपना। सो जब भी आप एक कंपोजर के साथ बात करेंगे तब उनको म्यूजिक डिजाइन के बारे में पता है, रिकॉर्डिंग के बारे में पता होता है, कंडक्टिंग के बारे में पता होता है, एंड द प्रोग्रामिंग और अरेंजिंग के बारे में पता होता है। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स जो होते हैं या सॉन्ग कंपोजर्स, उनको बाकी इसके बारे में नहीं पता होता है। इसलिए हम लोगों को इंडिया में जो सॉन्ग कंपोज करते हैं उसको म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं या म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं। उनको छोड़ के हमको बीजीएम के लिए, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए
अलग से एक म्यूजिशियंस या कंपोजर को लिया जाता है। नॉर्मली जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनको, या सीक्वेंसिंग करते हैं, उनका हेल्प लेके। अमन, आपको कुछ पूछना है इसके बारे में? Okay. So today's subject is background music. So हम लोग songs के बारे में बात नहीं कर सकते. Okay. Now we are discuss about the views of the film. Film को कैसे treat किया जाता है म्यूजिक फिल्म्स में। नॉर्मली फिल्म्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं? देयर इज 3 मेन सीक्वेंस हमको दिखा जाता है। एक है विथ डायलॉग। नंबर 1 इज डायलॉग सीक्वेंस होता है। नंबर 2 होता है सब्जेक्ट सीक्वेंस। सब्जेक्ट मतलब कंटेंट ऑफ द फिल्म, उसका सब्जेक्ट क्या है। एंड नंबर 3 होता है ऑब्जेक्ट। तो म्यूजिक, background music is enhancing the impact of the narrative always. बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों यूज करते हैं हम लोग? टू एनहांस द इम्पैक्ट ऑफ द नैरेटिव। तो अगर एनहांस करना है तो किसको करना है? इट्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर। उसके साथ बात करके कंपोजर डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एनहांस करना है। आपको डायलॉग्स में एनहांस करना है तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इफ दिस डायलॉग इज not it's not a dialogue, it's a monologue or it's a thought, तब उसका अप्रोच बदल जाता है। लाइक एक सब्जेक्ट, एक फिल्म का एक सब्जेक्ट होता है, एक कैरेक्टर। और सब्जेक्ट तो थिंग्स भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है एक फिल्म का। कोई मुझे बता सकता है ऐसा कोई फिल्म के बारे में जिसमें एक नॉन लिविंग थिंग वो फिल्म का सब्जेक्ट था? यस, अभी Mother. कौन सा? It is called Mother, and it is by Darren Aronofsky. ओके ओके, दैट्स ओके। तो उसमें नॉन लिविंग थिंग्स क्या था कंटेंट? The house, like the हाउस, house that they live in. या Yeah, so it's a horror movie basically, and uh, now I'm talking about a very normal film. शायद आप लोगों ने देखा है। इट्स नेम इज कास्ट अवे। देखा आप लोगों ने?
कास्ट एवे? यस सर। यस। उस फिल्म में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें सब्जेक्ट 3 है, लेकिन 3 सब्जेक्ट जो है वो एक साथ नहीं दिखता है, वो एक एक करके पता चलता है वो सब्जेक्ट्स है। आप बता सकते हैं वो सब्जेक्ट्स क्या है इस फिल्म में? हेलो हेलो? सर, वो कास्ट जो फुटबॉल है हाँ। वो भी है क्या? हाँ, और वो थर्ड है। हाँ सर, वो उस पे फेस बना लेता है और उससे बातें करने लगता है क्योंकि वहाँ हाँ। पे और कोई नहीं होता है, वो मुझे याद है। नहीं। और और टॉम हैंक्स खुद एक सब्जेक्ट है जो खो जाता है ना उस आइलैंड में, वो तो खुद एक सब्जेक्ट है, दैट पर्सन, लिविंग थिंग। अभी नॉन लिविंग थिंग्स में आ रहा है, फर्स्ट जो आ रहा है उस फिल्म में, दैट्स आइलैंड। आइलैंड इटसेल्फ अ सब्जेक्ट of this film, and the third part is the film is the ball, the Mr. Wilson. शुरू में जब आप फिल्म देखेंगे उसमें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि टॉम हैंक्स जो कैरेक्टर करता है उसी को एम्फोसाइज किया जाता है शुरू में, जब वो आइलैंड में नहीं पहुंचा, उससे पहले मैं बोल रहा हूँ। वो एक कंपनी, फेडिक्स कंपनी में काम करता है, वो दिखाया जाता है, तो उसका फैमिली लाइफ एंड उसका फ्रेंड्स वगैरह 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 जो भी है उसका। आफ्टर दैट वो जब खो जाता है उसका एक्सीडेंट के बाद, फ्लाइट जब क्रैश करता है, ही स्ट्रगलिंग वहां पे, वो स्ट्रगल कर रहा है वहां पे, एंड स्लोली स्लोली द आइलैंड जो है वो सब्जेक्ट कब बनता है, जब वो उसको कास्ट अवे करता है। आप देखिए पूरा फिल्म में कहीं भी म्यूजिक नहीं है, सिर्फ 2 जगह पे। फर्स्ट है जब वो उस आइलैंड को छोड़ के जाना शुरू करता है, वो एक बोट बनाता है, बोट बना के वो जब आइलैंड को छोड़ता है और समुंदर के बीच में चला जाता है वो, और स्लोली स्लोली आइलैंड दूर जा रहा है उससे, तब म्यूजिक आता है, तब उसको ये पता चलता है कि दैट्स आइलैंड्स, वो सब्जेक्ट बन गया है, रिलेशनशिप बन गया ना उसका उसके साथ, उस आइलैंड का। उसको छोड़ रहा है वो जब जगह को, तो उसको दुख हो रहा है, एक सॉरो, मेलंकोलिक सीक्वेंस है वो। एंड द सेम थिंग हैपेंस जब वो तूफान में फंस जाता है बाद में, एंड वो बॉल खो जाता है, द सेम म्यूजिक अब वापस आता है, फिर से वापस आके वहां पे यूज होता है। मिस्टर विल्सन जो बॉल है उसके साथ बात करता रहता है, वो खो जाता है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो थ्रू द म्यूजिक हमको पता चलता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है यहाँ पे इस फिल्म में, वो भी सब्जेक्ट बन गया है उसका। विदाउट द बैकग्राउंड स्कोर ये बताना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए पूरा फिल्म में कहीं भी कोई म्यूजिक यूज नहीं किया गया एक्सेप्ट 2 पार्ट्स। कोई मुझे एक फिल्म का रेफरेंस दे सकता है ऐसा जिसमें
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया है. मैंने तो कास्टावे के दिया है आपको रेफरेंस. डू यू नो एनी अदर रेफरेंसेस? Are you ever heard about director ऋतिक घटक? आप लोगों ने सुना उनका नाम? हेलो, यस सर. आपने सुना? हाँ सर, सुना है. आपने क्या सिर्फ नाम जानते हैं या फिल्म देखा है उनका कुछ? सर फिल्मों में क्लास में ही दिखाया गया था, एक दो फिल्म ओके. से. ओके, याद है कौन सा फिल्म? और कुछ और सर, अभी नहीं है. दो ओके. बीघा जमीन. 2 बीघा जमीन उनका नहीं है, वो बिमल रॉय का है. उनका नहीं. हाँ, 2 बीघा जमीन बहुत अच्छा फिल्म है. 2 बीघा जमीन बिमल रॉय का. उधर में रिक्शा भी एंड दैट लैंड, वो भी एक सब्जेक्ट बन जाता है उधर भी. बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है वो. हाँ, तो आप लोग, अगर आप लोगों को लगे तो एक फिल्म देखिएगा. इस नेम इज अजांत्रिक. अजांत्रिक, ऋतिक घटक फिल्म्स. अजांत्रिक, इट्स बंगाली. आई होप सो आपको सबटाइटल्स मिल जाएगा. दिस इज द फर्स्ट फिल्म एवर मेड. इट्स रिलेशनशिप बिटवीन अ ह्यूमन एंड मशीन. बाद में पूरा वेस्ट वर्ल्ड ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है. अम, जैसे हम लोग देखते हैं कि रोबोट के साथ ह्यूमंस रिलेशंस, ट्रांसफॉर्मर या कोई भी फिल्म्स ले लीजिए आप, आई रोबोट या दूसरे दूसरे बहुत सारे फिल्म्स हैं. लेकिन वहां पे क्या दिखाया जाता है इन वेस्ट वर्ल्ड के, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के जैसा बात कर रहा है. वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे. लेकिन ऋतिक घटक ने जो किया था, जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट जैसे ही रखा. उसका कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था. लेकिन उन्होंने उसको, उसका म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ऐसे यूज किया था. उन्होंने कंपोजर को समझाया था उनको कैसा चाहिए. सो इट्स बिकम के जैसे लगता है कि वो जो मतलब जो मशीन है, मशीन बेसिकली इट्स ए कार. इट्स अ ओल्ड, वेरी ओल्ड फैशन कार, जिसका हालत बहुत खराब है. वो कभी भी खराब हो सकता है, इतना खराब है उसका हालत. पूरा बंद हो जाएगा, ऐसा हालत है उसका. तो उसके साथ उसका रिलेशन बन जाता है. सो इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें. कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि वर्बल है. नॉर्मली वेस्ट में क्या होता है, हमेशा वो लोग वर्बल कम्युनिकेशन रखते हैं नॉर्मली. जब भी रोबोट्स वगैरह या मशीन के साथ कोई भी कम्युनिकेशन, एक सीक्वेंस होता है, तो उसमें वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है. ये है था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ह्यूमंस वो वर्बल है, लेकिन वो तो गाड़ी के साथ बात नहीं कर सकता. लेकिन वो बात करता रहता था फिर भी. उसको डांटता था, उसको प्यार करता था. तो एक रिलेशनशिप
हो गया था उन लोगों ने बीच में। तो ये फिल्म जरूर देखिएगा आप लोग। दिस माय सजेशंस फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल सकते हैं हम लोग, जैसे कास्टावे में हुआ है। लेकिन कास्टावे तो बहुत नया फिल्म है, ये उस जमाने में उन्होंने बनाया था, इंडियन फिल्म मेकर। इट्स अनदर फिल्म, इट्स कॉल्ड हारमोनियम। फिल्म नेम इज हारमोनियम, डायरेक्टेड बाय तपन सिन्हा। इट्स ऑल्सो अ बंगाली फिल्म। इसमें हारमोनियम जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है। इसमें पूरा फिल्म में सब्जेक्ट है हारमोनियम। वो हारमोनियम अलग अलग फैमिली में जाता रहता है, वो उसका कहानी है। तो हारमोनियम देखता रहता है पूरा फैमिली का कहानी क्या चलता है उस हारमोनियम को लेकर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। तो हारमोनियम जो है वो सब्जेक्ट है इस फिल्म में। Are you heard about Satitra Gopigain Bhagabain? आपने किसी ने देखा है ये फिल्म? नो सर। ओके, इट्स अ म्यूजिकल फिल्म मेनली। उसमें भी एक सीक्वेंस है जहाँ पे खूब सुंदर तरीके से सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट शिफ्टिंग है, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता है नॉन वर्बल तरीके से। So now we are talking about a sequence. Now we are talking about sequences. Sequences कैसे कैसे होता है फिल्म्स में, like action sequence, romantic sequence, dramatic sequence, emotional sequence, अलग अलग sequences होते हैं। So first क्या होता है, एक फिल्म में जब भी एक स्कोर किया जाता है या उसका बीजीएम बनाया जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, फर्स्ट वी डिसाइड द स्केल। पूरा फिल्म का जो कंटेंट है, फुल फिल्म का जो कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग उसका स्केल चॉइस करते हैं। उसी स्केल में हम लोग पूरा बैकग्राउंड स्कोर को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि वो स्केल बदलता रहता है। अलग अलग सीक्वेंस आ गया, एक रोमांटिक सीक्वेंस है उसका स्केल अलग है, और फिर एक ड्रामेटिक सीक्वेंस है उसका स्केल अलग है। ऐसा नहीं होता, स्केल सेम रहता है ऑलमोस्ट। नहीं तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं होता है वो, उसका स्केल सेम नहीं रहेगा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं काम करेगा। तो now we are talking about the sequences. Okay, first we are talking about a documentary film. वहां पे दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ह्यूमन बेस्ड सीक्वेंस, जो सिविलाइज्ड कंटेंट, इसको हम बोलते हैं सिविलाइज्ड कंटेंट। और दूसरा होता है एनिमल्स या नॉन सिविलाइज्ड कंटेंट। सो जब भी हम सिविलाइज्ड कंटेंट को देखते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं थ्रू द म्यूजिक, उसका बिहेवियर पैटर्न, उसका चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा
स्पेसिफाइड होता है. स्पेसिफाइड मीन्स अगर वो रूरल सीक्वेंस है, रूरल ह्यूमंस के बारे में बता रहा है, तो नॉर्मली वी आर यूजिंग अ रूरल इंस्ट्रूमेंट्स. या अर्बन के बारे में बजाय सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है, तो वी आर यूजिंग अर्बन सिविलाइजेशंस. लेकिन एनिमल्स जो होता है या नॉन सिविलाइज जो सीक्वेंस होते हैं, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है. क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ट्राइब म्यूजिक एंड ऑर्केस्ट्रा जिसको दोनों को कॉम्बाइन कर सकते हैं. जैसे सिविलाइज सीक्वेंसेस में हम लोग अलग अलग जो पॉपुलर म्यूजिक है उसके साथ ऑर्केस्ट्रा को कॉम्बाइन करते हैं. सेम इन नॉन सिविलाइज सीक्वेंसेस में हम लोग जो ट्राइबल म्यूजिक है, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर ऑफ ट्राइबल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उसके साथ एरिया के हिसाब से हम लोग उसको मिक्स करते हैं विद द ऑर्केस्ट्रल फॉर्म. उससे क्या होता है, दो चीज मिलता है हम लोगों को. फर्स्ट, उस एरिया या रीजियन का नेचुरल जो एम्बियंस है उसका एक मूड मिलता है हम लोगों को. कभी कभी सिर्फ उसी को यूज किया जाता है, उसी सीक्वेंस को यूज किया जाता है, और कभी कभी उसको ड्रामेटिक करने के लिए या एम्फसाइज करने के लिए ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलाया जाता है उसको. इफ यू सीन द लायन किंग के उसमें बहुत साफ सुनाई देता है कि स्टार्ट विद अफ्रीकन वॉइस जब सनराइजिंग हो रहा है उस समय, एंड इट्स अफ्रीकन स्टाइल ऑफ प्लेइंग ऑफ रिदम, एंड उसके साथ ऑर्केस्ट्रा स्लोली स्लोली जुड़ता रहता है. कोई मुझे ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्राइम सीक्वेंस के लिए कैसा कैसा म्यूजिक चाहिए? एनीवन? अभी तो बहुत सारे क्राइम सीक्वेंस आप देखते हैं या वेब सीरीज बन रहा है क्राइम्स के ऊपर. अभी आर यू देयर? अभी आप हैं यहाँ पे? एनीवन? अनिंदे मुखर्जी जी? हेलो? यस सर. हाँ, या आप बता सकते हैं क्राइम सीक्वेंस में कहाँ कहाँ पे म्यूजिक, मतलब कैसे जॉनर का म्यूजिक होना चाहिए? तो सोच रहे हो वही. क्राइम कितने तरीके का होता है? आपको लगता है? मैं आपको बताता हूँ एक चीज. इट्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब अ क्राइम सीक्वेंस थ्रू द म्यूजिक. फर्स्ट, क्राइम सीक्वेंस का तीन पार्ट होता है. एक होता है उसका पास्ट एंड
and the present, second one is present and the future. Past मतलब जो क्राइम हो चुका है ऑलरेडी, उसमें सस्पेंस सीक्वेंस ज्यादा रहता है नॉर्मली, आप देखेंगे तो कि वो ऑलरेडी हो गया है तो उसको सॉल्व करना है आपको। और एक क्राइम सीक्वेंस है, ऐसे दिखाया जाता है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे कोई किसी को मार रहा है तो ड्रामेटिक होता है वो। एंड फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स कोई प्लानिंग कर रहा है कि ऐसे करेंगे, वो सस्पेंस बन जाता है। सो दिस इज द थ्री easy way to describe a crime sequence through their past, present and the future। क्राइम कब हो रहा है उसके हिसाब से। अनिंदो, Yes, sir. अभी कुछ समझ में आया? No, sir. ओके। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द एथनिक सीक्वेंस? आपको एक फिल्म का स्कोरिंग हो रहा है, वो एथनिक कंटेंट एंड द नॉन सिविलाइज्ड कंटेंट एंड सिविलाइज्ड कंटेंट में आप फर्क कैसे करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक फिल्म का। मैंने देखा था जाके हॉल, सिनेमा हॉल में। आई फेल्ट वेरी, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे उतना ज़्यादा। मे बी बाकी लोगों को अच्छा लग सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन इट्स इट्स बेस्ड ऑन एथनिक सीक्वेंस बेस्ड फिल्म था। लेकिन uh, उसमें सिविलाइज्ड पर्सन्स को दिखाया गया है। लेकिन वो वर्बल कम्युनिकेशन जब हो रहा था, तब म्यूजिक एंड द वर्बल कम्युनिकेशंस का जो लैंग्वेज है, वो कहीं पे जेलिंग नहीं हुआ है उस फिल्म में। दैट्स फिल्म नेम इज महंजोदारो। आप लोगों ने किसी ने देखा है इस फिल्म को? आशुतोष गोवारिकर का। हेलो, किसी ने देखा है No, sir. फिल्म? ओके, थैंक गॉड नहीं देखा है। लेकिन वो से मतलब देखना चाहिए, मतलब सही गलत के लिए भी देखना चाहिए कभी कभी। यार रहमान का म्यूजिक है, आ, लेकिन उसमें क्या हुआ, मुझे एक चीज लगा कि डायलॉग बिटवीन अ डायरेक्टर एंड कंपोजर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फिल्म में। वो लोग जब बैठ के बात कर रहे हैं तो वो उसका फिलोसॉफिकल जो बैकग्राउंड है वो, एंड द सब्जेक्टिव बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड वो क्लियर होना चाहिए। वो अगर क्लियर नहीं होगा, फिल्म्स में मिसकम्युनिकेशन होता रहेगा। एंड उसमें क्या हुआ, एंड फिल्म का म्यूजिक एक डिफरेंट जॉनर में चला गया, एंड द वर्बल जो बातचीत कर रहे हैं लोग, उसका लैंग्वेज जो है, पैटर्न जो है, उसके साथ उस म्यूजिक का कोई जेल ही नहीं है। नाउ we discuss about
एक्शन सीक्वेंस. एक्शन सीक्वेंस में नॉर्मली दो तरीके का म्यूजिक होता है. एक होता है रिदमिक म्यूजिक, जो उस टोटल सीक्वेंस का एम्बियंस को रिप्रेजेंट करता है. और एक होता है ड्रामेटिक म्यूजिक करते हैं हम लोग एक्शन सीक्वेंसेस में थ्रू द हेल्प ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, जहाँ पे रिदम कांस्टेंट नहीं होता. बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, डिपेंड्स ऑन देयर मूवमेंट्स. जैसे एक बेसिक रिदम पैटर्न जैसे चल रहा है, और एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है उसमें, तो ये उसका एम्बियंस बन सकता है. ये कभी भी उस एक्शन सीक्वेंस का एनहांस मतलब नहीं कर सकता है. इट्स उस टोटल सीक्वेंस का एक मूड दे सकता है वो. लेकिन जब उस पूरे एक्शन सीक्वेंस को आपको डिस्क्राइब करना है या आपको एम्फसाइज करना है, अगर शॉट्स ऐसा है, ये लॉन्ग शॉट नहीं है, क्लोज शॉट्स है बहुत ज़्यादा, सो हम लोग उसको ड्रामेटिकली उसको डिस्क्राइब करते हैं, चेंजेस लाते हैं उसमें. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक सीक्वेंसेस. रोमांटिक सीक्वेंसेस में, हाँ, एक्शन सीक्वेंस में एक चीज़ बोलना भूल गया मैं. नॉर्मली जो ऑर्केस्ट्रा में, जैसे मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है ब्रास इंस्ट्रूमेंट का, ब्रास ग्रुप का, एंड द स्ट्रिंग्स, ब्रास एंड द स्ट्रिंग्स उसका रहता है. और कॉर्ड्स जो है या हार्मोनिक जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली मेजर मेजर होता है, ऑगमेंटेड सीक्वेंसेस यूज करते हैं या मेजर भी यूज करते हैं. हार्मनी मेजर में होता है नॉर्मली. और अगर वो एपिक होता है उसी सेम सीक्वेंस, द एक्शन सीक्वेंस बिकम एपिक एक्शन सीक्वेंस, और तब हम लोग उसको माइनर में करते हैं. नॉर्मली जो देखा जाता है वो माइनर में होता है एपिक का एक्शन सीक्वेंस. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक सीक्वेंसेस. रोमांटिक सीक्वेंसेस में सबसे ज़्यादा एम्फोसिस रहता है सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक विंड इंस्ट्रूमेंट्स and the piano or harp kind of instrument, or sometimes we are using guitar, or in Indian context it's like we can use a world music genre instruments like other instrument like sitar or sarod, yeah, sometimes santoor, depends on their region. So romantic sequences में म्यूजिक नॉर्मली बहुत सॉफ्ट प्ले किया जाता है, एंड उसका मूड जो है डिपेंड्स ऑन द डायलॉग्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. नॉर्मली क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशंस में वो जितना एनहांस करता है सीक्वेंस को, उससे ज़्यादा ज़्यादा सीक्वेंस और भी ज़्यादा एम्फेसिस करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में. आप लोगों ने एक फिल्म देखा है क्या, आ, छोटी सी मुलाकात, आई थिंक बासु चैटर्जी फिल्म, किसी ने देखा है इसको?
No, sir. उसमें शलील चौधरी का म्यूजिक है. It's a very good European music. He composed um, European genre of music with the help of the trumpet and the and brass sections. Normally, it's very unusual type of film because brass instruments को normally रोमांटिक सीक्वेंसेस में सिर्फ दिखा गया है इटालियन फिल्म्स में यूज करना है. तो ही इन्फ्लुएंस जो है उनका वो इटालियन फिल्म्स का इन्फ्लुएंसेस था फिल्म्स का. उसमें उन्होंने वो ब्रास इंस्ट्रूमेंट को सोलो ब्रास इंस्ट्रूमेंट यूज किया है फॉर रोमांटिक सीक्वेंस. इट्स वेरी अनयूजुअल फिल्म फॉर इंडियन व्यूअर्स. उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है उस फिल्म में और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी है और उसका बैकग्राउंड स्कोर तो बहुत ज्यादा अच्छा है. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिएटिव. अमोल पलेकर है, असरानी जी है, इन लोगों का फिल्म है, एंड अशोक कुमार, विद्या सिन्हा, आई थिंक द लेडी, द actress in the film. Now we are talking about dramatic sequences. In dramatic sequences, we have two parts. One is over dramatic sequence on and minimalistic acting. दो तरीके का एक्टिंग होता है. एक होता है ड्रामेटिक सीक्वेंस जो लाउड एक्टिंग कर रहे हैं उसके साथ म्यूजिक को भी और भी लाउड किया जाता है. टिपिकल हिंदी फिल्म टाइप, more on 80s and 90s film, over dramatic films. Okay. और मिनिमलिस्टिक फिल्म. मिनिमलिस्टिक लाइक आपने बोला 2 बीघा जमीन, बहुत ड्रामेटिक सीक्वेंस है. वो रिक्शा जब खींच के जा रहा है वो उसका स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन द द एक्टिंग जो स्किल है उसमें बहुत मिनिमलिस्टिक एक्टिंग है. इट्स वेरी नेचुरल. सो उसमें एक या दो इंस्ट्रूमेंट यूज करने से काम बन जाता है, लेकिन ओवर ड्रामेटिक जो होता है उसमें आपको ऑर्केस्ट्रा यूज करना ही पड़ेगा. स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा मेनली ओवर ड्रामेटिक में. आप देखें सुनेंगे कि वायलिन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है वहां पे ओवर ड्रामेटिक सीक्वेंस में, आपको सुनाई देगा. सो इन ड्रामेटिक सीक्वेंसेस देयर इज टू पार्ट. इट्स ओवर ड्रामेटिक सीक्वेंस एंड मिनिमलिस्टिक एक्टिंग. It mainly depends on the pattern of the actors and the whole sequence. Okay. Now we're talking about emotional sequence. Now we're talking about emotional sequences. Emotional sequences जो होता है उसमें normally हम लोग piano, minimalistic strokes of pianos हम करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं. या इमोशनल सीक्वेंसेस में कैन यूज solo instruments, only a solo instrument, a solo violin or a solo sitar या solo sarod, anything solo, not any harmonic structure, not कुछ भी नहीं रहेगा. मैक्सिमम एक ड्रोन रह सकता है, एक स्टैंडिंग नोट्स काइंड ऑफ थिंग, एंड इट्स इमोशंस. It mainly depends on the skill of the actor. डायरेक्टर्स तो एक फिल्म में उसका सीक्वेंस दे सकता है कि उसका मूड पैदा करने के लिए उसका प्लॉट दे सकता है, लेकिन इमोशंस जो है इमोशंस ट्रेड थ्रू द एक्टिंग स्किल. सो यहाँ पे एक्टिंग में उसका बॉडी लैंग्वेजेस एंड
बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इन द बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल सीक्वेंस में, बॉडी लैंग्वेज में कौन सा पार्ट एनहांस किया जाएगा? जैसे आईज हो सकता है, या हैंड्स, या वॉकिंग. ये इसको चेंज करके हम लोग अलग अलग करके उसको एनहांस कर सकते हैं. पहले आप ऐसा कोशिश किए कि सिर्फ आईज पे जब एम्फेसिस हो रहा है तभी आप म्यूजिक को एम्फसाइज कर रहे हैं. सो तो आईज जो होगा वो एम्फसाइज हो जाएगा. अगर आईज को इतना एम्फसाइज नहीं करना है आपको, जैसे बॉडी जेस्चर्स, जैसे हैंड मूवमेंट्स या वॉकिंग में, उसमें सीक्वेंस में दिखाना है कि वॉक करके जा रहा है या बैठा हुआ है, तो बैठ के उसका हाथ का जेस्चर्स जो है वो कहाँ पर है, उसमें उसका इमोशंस प्ले कर रहे हैं नहीं. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई म्यूजिक सीक्वेंस को डेवलप कर रहे हैं आपके फिल्म्स के लिए, कोई भी कंपोजर के साथ आप बात कर रहे हैं तो उनसे ज़रूर इमोशनल सीक्वेंस में जो एक्टर है उनका बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज़रूर बात कीजिए. उसमें उनका आईज, मेनली ऑन आईज, हैंड्स और वॉकिंग. और कभी कभी ऐसा होता है कि पैर कैसे रख रहा है, उसका रखने का जो तरीका होता है उस पर भी कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द एक्टर. So now we have a break for 15 minutes. After 15 minutes, you can rejoin. Okay? See you.
Hello. Everyone is here. Ria, are you clear what I'm saying? जो चीज़ बताया मैंने फर्स्ट हाफ में. Ria, are you there? Nigam, are you there? Abhishek? Anindya? Yes, sir. Okay, you're only there. Okay, fine. Thank you. And do you have any questions? No, sir. आप तो शुरू में नहीं थे ना एकदम बिगिनिंग में. नहीं सर, मैं like 20 minutes लेट था, उसके बाद ज्वाइन कर दिया. हाँ सर 20 मिनट लेट था मैं, उसके बाद ज्वाइन कर दिया. हाँ हाँ हाँ. तो वो जो मैंने बोला था आपने वो सब सीक्वेंस लिखा था क्या? मैंने 2 चार्ट दिया था उसमें. हाँ सर, आप जब बता रहे थे मैं लिख के आता. मतलब दैट द सी मेजर चार्ट, सी माइनर, उसका मोड्स के हिसाब से हाँ सर, मैंने अपने चार्ट फ्रेंड से दिया भी था ले लिया है, क्लासमेट से. और ले लिया ना. ओके ओके, वेरी गुड. तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? कुछ सवाल है? So for now, I don't have. You're a direction student? Yes, sir. हाँ, तो आपने कुछ फिल्म बनाया है अभी? सर अभी तो नहीं, बट बनाने वाला हूँ बोल के. ओके, इट्स अ फाइनल फिल्म प्रोजेक्ट है हाँ सर, तो उससे उसके अलावा भी आपका मैं फाइनल प्लान कर. प्रोजेक्ट्स में. ओके, फाइनल प्रोजेक्ट्स में कितना लेंथ रहता है आपका फिल्म्स का नॉर्मली? तो 20 मिनट. ओह, इट्स शॉर्ट फिल्म्स बेसिकली. वेरी गुड. तो उसका कुछ प्लानिंग वगैरह किया आप लोगों ने? नहीं, कैसे कैसे करना है? सर वही चल रहा है अभी फिलहाल. मतलब
Now we are talking about other sequences like a monologue sequence. Anindya? Yes, sir. Ah. Please explain what is the thought difference between the thoughtful sequence and a monologue sequence. Your voice is breaking, sir. Can you repeat again? Uh, could you please explain what's the difference between a thoughtful sequence and a monologue sequence? I'm thinking. Yeah. Anyone explain what is monologue? What's the difference between a dialogue and a monologue? Vargav, are you there? Yeah, Abhi. Sir, so dialogue is like, a conversation between two people, while a monologue is more like a speech given by an individual person, and it could be in the middle of a conversation Yeah, or not. yeah, sure. And what is thoughtful sequence? I don't know. I'm sorry. It's a non-verbal sequences. Okay. सिर्फ एक्सप्रेशंस रहता है उसमें. एक्सप्रेशन से हमको समझ में आता है वो क्या कहना चाहता है. इट्स डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द एक्टर, कितना वो समझा पा रहा है. नॉर्मली बहुत क्लोज शॉट्स लिया जाता है फेसेस का या हैंड जेस्चर्स का, बॉडी मूवमेंट्स का इसमें. और वो काफी स्लॉथ होते हैं, मतलब शॉर्ट्स जो होते हैं. एंड इट्स नॉट अ ड्रामेटिक कट, उसमें नहीं होता है, बस कट नहीं होता, बहुत पकड़ के रखना पड़ता है सीक्वेंसेस को. तो ऐसे शॉर्ट्स में जो थॉटफुल्स होते हैं उसको एनहांस करने के लिए कभी कभी अगर एक्टर्स में खामी रह गया, ये वो इमोशंस को पूरा बाहर नहीं ला पाया, या वो बाहर ला रहा है, उसको और भी एम्फसिस करना है,
to communicate the common people, not about the some uh, intellectuals, common people who understand the meaning of the internal journey of a film. वो तो बाहर का देख के करते हैं ना नॉर्मली, जो ऑडियंस जो होता है, जो स्पेक्टेटर होता है हमारा फिल्म्स का, वो सिर्फ बाहर का वो चीज़ देखता है। अंदर में जो होता है एक फिल्म्स के अंदर एक फिलोसॉफिकल जर्नी होता है, तो वो जो फिल्म्स के ऊपर स्टडी करते हैं या जो फिल्म्स पसंद करते हैं, वो अलग किस्म के लोग होते हैं, उनको समझ में आता है वो सब चीज़। और मोनोलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डायलॉग के बाद जब एक मोनोलॉग आता है, तब कैसे समझ में आएगा वो मोनोलॉग है विदाउट अ बैकग्राउंड म्यूजिक? उसमें नॉर्मली एक स्ट्रिंग पार्ट यूज किया जाता है मोनोलॉग्स में। इट्स बेस्ट यूज ऑफ स्ट्रिंग पार्ट बिकॉज उसमें इसीलिए स्ट्रिंग पार्ट यूज किया जाता है। या अब विंड्स में एक सोलो इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो मोनोलॉग्स के लिए। अगर ग्रुप इंस्ट्रूमेंट्स लेना है तो बेटर इज स्ट्रिंग, पियानो या स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट, एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, वो यूज कर सकते हैं आप। लेकिन डायलॉग्स में क्या होता है, इट्स in monologues is disturbing the sequences, the rhythm of the sequences, because it's not floating. The monologue is always, it's a very floating kind of sequence. It's always between a dialogues, so it should be very carefully handled by the composer. The next one is a dialogue. डायलॉग जो है वो दो तरीके का होता है। आपको कुछ पता है इसके बारे में? एनीवन? व्यूज ऑफ द डायलॉग। हेलो अभी? Yes, sir. या द व्यूज ऑफ द डायलॉग्स, इसके बारे में कुछ पता है? Views as in like types, basically, right? Not only time and space, it's also about the content of the dialogue. So like inner dialogue and outer dialogue. Anything. Okay. एक डायलॉग में दो व्यूज होता है मेनली। वन इज पॉलिटिकल व्यूज एंड सेकंड वन इज रिलीजियस। कोई भी स्टेटमेंट या डायलॉग्स जो आता है वो इसके बाहर नहीं हो सकता। आप जब भी डायलॉग कर रहे हैं किसी के साथ, इट शुड बी अ पॉलिटिकल और रिलीजियस। If you disagree, please explain why. Are you listening? Yes, sir. Yeah. I said if you disagree, please explain. Hello, sir. Yes, Uh, please. Sir, sir, can you please explain it a little bit? I don't actually
अंडरस्टूड। डायलॉग्स के बारे में, डायलॉग्स के बारे में है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं दोनों, इट्स अ डायलॉग्स। ये हाँ सर। या हाँ, ये डायलॉग्स है। सो ये किस तरीके का डायलॉग्स है? इट्स अ पॉलिटिकल डायलॉग, बिकॉज बीइंग ए टीचर आई एम ए सुपीरियर, योर स्टूडेंट, हमेशा यस पॉलिटिकल सर। ही होता है वो, So समझ रहे what हैं? if two friends are talking like हाँ, a conversation? क्या बात करेंगे? आप बट बताइए, सब्जेक्ट्स क्या रहेगा? पॉलिटिकल इफ दे पॉलिटिकल टॉकिंग मतलब अबाउट क्या? अ गर्ल, इट्स पॉलिटिकल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल except religious. बिना पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं क्या? सर मतलब आपका मतलब नहीं ये करते। हुआ सर, पॉलिटिक्स से आपका मतलब ओपिनियन हुआ एक तरीके से। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स क्या है? वो जो बाहर दिखता है, वो टोपी पहन के घूमता रहता है, वो सफेद कपड़ा वाला, वो पॉलिटिक्स थोड़ी ना होता है। So in a मतलब in a broader sense you are trying to say कि either I am giving यस। an opinion or either I am asking a question in a dialogue. या या So either I am आप कुछ offending भी you or बात either करिए। हाँ। मतलब in a political या view I am कुछ भी offending कर you रहे or हैं। I am giving an opinion, and in a religious view हाँ हाँ I am trying to like religion ऐसा ही है ना कि contagious होता है, ग्रुप बनाता है, so I am trying हाँ to ऑब्वियसली। हाँ मैं have a conversation with you in a religious dialogue कि तुम मेरे साथ हो। रिलीजियन क्या होता है? जिसको हम धारण करके चलते हैं। धर्म, धर्म किसको बोलते हैं? जिसको हम धारण करते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट, आप लोग जब दोस्त होते हैं, क्या धारण करते हैं? दोस्ती। तो वो आपका रिलीजियस हो गया। तब आप नहीं देखेंगे कि वो मुस्लिम है, या आप उसके लिए जब उसको कोई मारने आएगा तो आप भी जाएंगे उसको बचाने। तो वहां पे रिलीजन काम कर रहा है वहां पे। साइमल्टेनियसली दिस इज अ पॉलिटिक्स आल्सो। जिसके साथ, जिसको बचाने जा रहा है उसके साथ नहीं कर रहा है, उसके साथ आपका रिलीजन हो रहा है, जो डायलॉग होगा। लेकिन जो आके मार रहा है या कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसका व्यूज पॉलिटिकल है। Sir, what I read about शिमांशु। yeah, हाँ sir. Sir, what I read about हम्म। conversation, हाँ। not about dialogues, but हम्म। basically like when I हम्म। talk to people, हम्म। psychologically, uh, wh- हम्म। whenever I say hello or hi or anything, uh, हम्म। it, हम्म। मतलब उस सरफेस लेवल के नीचे एक क्वेश्चन होता है जो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कहीं ना कहीं, यस। और जब वो मुझे जवाब यस। भी दे रहे हैं तो उनका मेरे साथ रिलेशन कैसा है उस हिसाब से हम्म। वो भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन कितना मतलब इंटरेस्टिंग हम्म। या इंटरव्यूइंग है वो डिपेंड करता है कि उनका मेरे लिए क्या व्यूज है और वो फ्यूचर में क्या रिलेशन चाहते हैं। यस। तो इवन इफ आई से हेलो, तो अगर आपने श्योर। हाई बोला तो उसके नीचे भी एक क्वेश्चन, और ऐसे ही श्योर। कन्वर्सेशन होता है। हम्म। सो मतलब इसमें पॉलिटिकल और सो वो रिलीजियस व्यूज कहाँ से मतलब आते हैं? ना ना, देखिए, जब भी कोई डायलॉग्स शुरू होता है, उसमें बिटवीन टू जेंडर्स और सेम जेंडर्स एक बेसिक चीज रह जाता है, गैप्स, साइकोलॉजिकल। आपने बोला अभी, ह्यूमन ब्रेन्स प्री कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत कम देखा जाता है। वो अनयूजुअल टाइप होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर टाइप। अनयूजुअल टाइप में जो होता है वो बहुत कुछ हो सकता है अनयूजुअल में।
जो मेजर टाइप में क्या होता है, नॉर्मली हमारा ब्रेन्स जो है वो प्री कॉन्सेप्ट होता है, प्री जजमेंटल होता है हम लोग, क्योंकि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर प्रेजेंट, वी आर ऑलवेज स्टे इन पास्ट और इन फ्यूचर। हम मेरा क्या होगा, अरे मेरा तो वो होने वाला था, क्यों नहीं हुआ। अब जब काम कर रहे हैं उस समय का बारे में नहीं सोच रहे, एट प्रेजेंट टाइम। वो समय अगर सही में काम करता तो गलत नहीं होता वो, तो वो सही काम करता तो उसका इफेक्ट्स भी सही आता उसका फ्यूचर में। तो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स हम खुद ही बनाते हैं उसमें। इट्स बेसिकली इट्स अ माइंड गेम, वो प्री कॉन्सेप्ट जजमेंटल गेम है वो हम दिमाग हमेशा ये चाहता है कि, सब चाहते हैं कि मुझे सब लोग रेस्पेक्ट करे, एवरीबॉडी वांट्स दैट। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कोई सब मुझे डिसरिस्पेक्ट करे, ऐसा थोड़ा ना चाहता है। एवरीवन वांट्स रेस्पेक्ट। तो जब भी आप कुछ मांग रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल व्यू। शिमांशु? हाँ सर। सो सो नॉर्मली, बेसिकली मतलब हाँ बोलिए। लाइक, तो जब अगर डायलॉग चल रहा है, म्यूजिक कब आता है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बोल लीजिए फिर मैं बताऊंगा। हाँ। मतलब बेसिकली जो आपने बोला उस हिसाब से, तो इफ आई एम टॉकिंग टू अ गर्ल, मतलब क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ, हम्म तो अगर मैं किसी लड़के से बात करूंगा हम्म तो वहाँ पे इन जनरल मेरे दिमाग में एक हम्म पॉलिटिक्स होगा कि हम दोनों सेम जेंडर के हैं। तो इसलिए शायद मेरा एक तरीका हम्म अलग हो जाता है एक लड़के से बात करने का और एक लड़की से बात करने का। हम्म तो वहाँ हम्म वहां तक ये जाता है। एकदम। हम्म। मतलब पॉलिटिकली हम दोनों हमेशा सेम सेम जेंडर के हैं, तो मतलब हम ऑब्वियसली। पॉलिटिकली साउंड से, इसीलिए तो बहुत सारे बात जो टीचर के सामने बात जैसे करते हैं या दोस्त के सामने वैसे बात करते हैं क्या? नहीं करते ना। हम बहुत सारे स्लैंग्स यूज करते हैं बिटवीन फ्रेंड्स, वो टीचर के सामने या कोई बड़ा अगर होगा, ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडमदर, उनके सामने थोड़ा ना यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल व्यूज। वो हमारा पॉलिटिकल व्यूज ही है बेसिकली। एनी काइंड ऑफ सोशल व्यूज आर बेसिकली पॉलिटिकल व्यूज ना। आपका सोशल जो व्यूज होता है वो तो पॉलिटिकल व्यूज ही है बेसिकली आपका। सर नाउ पॉलिटिकल, सर आई एम टॉकिंग, पॉलिटिक्स से हाँ। पॉलिटिक्स से मतलब क्या है सर? मतलब पॉलिटिक्स से मतलब क्या है इन जनरल? मैं वो पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा गवर्नमेंट वाला, मतलब डायलॉग के पुलिस रिस्पेक्टिव। पुलिस पुल हाँ ये तो नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। ये पॉलिटिकल जो शब्द है, ये तो फ्रांस से आया है, द पुलिस शब्द से। यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है यहाँ पे? किसी ने पढ़ा है? Have you ever heard about गर्नर, रूसो? हाँ सर। इनके बारे में सुना है हाँ कभी आप सर, लोगों ने? थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। तो these persons are the creator of the ideology. बेसिकली हम लोग जो बिहेवियरल है हम लोगों का, वो हमेशा पॉलिटिकल बिहेवियर ही होता है। इसीलिए तो हम हर जगह हर कुछ नहीं बोल सकते।
हर आदमी के लिए हम एक जैसे शब्द यूज नहीं करते. क्यों नहीं करते? आप किसी को पहचानते नहीं हो और रास्ते में देखा और गाली देना शुरू कर दिया. ऐसे थोड़ी ना करोगे. So now I'm talking about the music part. जब डायलॉग्स में चल रहा है, चलते चलते जब वो डायलॉग्स के जो पार्ट आता है जहाँ पे वो जो पॉलिटिकल व्यूज है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है. हमेशा देखना म्यूजिक का जो स्कोर है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, वहाँ वहाँ पे एम्फसाइज किया जाता है बहुत ज़्यादा. उससे पहले अगर डायलॉग चल भी रहा है तो इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक ड्रोन टाइप ऑफ म्यूजिक, a single notes, two notes, three notes maximum with chords kind of thing or holding chords. लेकिन उसमें चेंजेस लाया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाता है जब वो उसमें एक व्यूज आ जाता है. वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि जो डायलॉग चल रहा है इट्स बिकम्स अ पॉलिटिकल व्यूज और अ रिलीजियस व्यूज. तो उसमें ड्रामेटिक चेंजेस आने लगता है. When we are talking about political views or when you are talking about religious views, तब उसका एंड मतलब उसका जो कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है वो बदल जाता है. जब भी कोई रिलीजियस व्यूज आता है उसमें एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स या जिसको वर्ल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बोलते हैं उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है. उससे उस रीजन का एक फ्लेवर उसमें डाला जाता है, रीजनल फ्लेवर. बट द पॉलिटिक्स इज मोर ऑन ग्लोबल कंटेंट एस्पेक्ट्स. सो उसमें कभी भी वो रीजनल एस्पेक्ट्स नहीं रहता, एक्सेप्ट आप स्पेसिफिक एम्फसाइज करना चाहते हो कि ये लोग उसी पॉलिटिक्स के अंदर है, उस रीजन के, तभी हम लोग वो करेंगे. उसमें म्यूजिक में वो रीजनल एस्पेक्ट्स डालेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स डालेंगे उसमें, रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स या उसका फ्लेवर. आफ्टर ए हॉट dialogue conversation, we need a silence. एक ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक म्यूजिक चल रहा था, then suddenly crushed down and it's creating a hollow sequence without a music. There is a silence. उसके लिए हमको साउंड्स का रेफरेंसेस चाहिए. इफ यू डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ऑफ द साउंड फिल्म्स में, तब हम लोग साइलेंस स्पेस में सीक्वेंसेस में म्यूजिक डालते हैं. अदरवाइज डालने का कोई जरूरत नहीं पड़ता. अगर इट्स अ नॉर्मल सीक्वेंस लाइक एक्शन सीक्वेंस और रोमांटिक सीक्वेंस और ड्रामेटिक इमोशनल, उसके बाद साइलेंस आ रहा है, कोई दूसरा तरीके का सीक्वेंसेस है, उसके बाद साइलेंस आ रहा है, तो उसमें ऐसे भी हो सकता है कि रोमांटिक सीक्वेंस के बाद म्यूजिक डायनामिकली चेंजेस एट साइलेंस जो आ रहा है उसमें. बेसिकली साइलेंस सीक्वेंस एंड द थॉटफुल सीक्वेंस, उसमें एक थिन लाइन है, एक बहुत थिन लाइन है. साइलेंस सीक्वेंस जो है इट्स वेरी वेरी फिलोसॉफिकल सीक्वेंस होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैटर करता है. लेकिन थॉटफुल सीक्वेंस में सब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें. साइलेंस सीक्वेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट,
दोनों ही हो सकता है. That's a thin line. After the silent sequence, we are talking about a non-verbal sequence. बर्फी देखा आप लोगों ने ये फिल्म? हेलो, यहाँ पे बर्फी किसने देखा? या बर्फी, इट्स ए नॉन वर्बल सीक्वेंसेस, उसमें बहुत ज्यादा है, देखिए आप लोगों ने, क्योंकि उसको बात करना नहीं आता है, सो इट्स नॉन वर्बल हो गया ऑटोमेटिक, उसको सुना ही नहीं देता है बर्फी को. सो उसमें ऐसे फिल्म्स में म्यूजिक बहुत हेल्पफुल हो जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द म्यूजिक. म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है वहां पे. इफ यू डोंट हैव अ सीक्वेंस, मतलब आपका साउंड के थ्रू आप वहां वैसा सीक्वेंस पैदा नहीं कर पा रहे हो, तो म्यूजिक, it's a very easy way to describe any kind of emotions. Easiest way. साउंड्स के थ्रू करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन लगता है मुझे. क्योंकि म्यूजिक का एक नेचुरल जो व्यूज है वो है एब्स्ट्रैक्ट. म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, उसमें जो ऑडियंस है, जो उसको सुन रहे हैं, वो अपना अपना व्यूज पैदा कर सकते हैं उससे. उसमें फ्रीडम रहता है पूरा सोचने का. एंड म्यूजिक के थ्रू आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो समझाना चाहते हो उसी को समझा रहे हो, एंड सब लोग वही समझ रहे हैं. ऐसा भी कर सकते हैं. उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड म्यूजिक. तখন वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, तो म्यूजिक वो स्ट्रक्चर बन जाएगा. नॉर्मली फिल्म्स जो बनता है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वो है रियलिस्टिक फिल्म्स. तो रियलिस्टिक फिल्म्स में एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंसेस बहुत कम होते हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे फिल्म्स हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज है. एंड उस एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट में आप देखेंगे तो वो से नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग सीक्वेंसेस जब एब्स्ट्रैक्ट्स में जाते हैं. आफ्टर दैट नॉन वर्बल सीक्वेंसेस, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट सीक्वेंसेस. सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है पहले, उसको मैं फिर से नहीं दोहरा रहा हूँ. एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट सीक्वेंस. इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है ऑलरेडी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सस्पेंस. कोई है यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर सकता है अबाउट सस्पेंस? Vargav, are you there?
शिमांशु? हाँ सर। हाँ, could you प्लीज एक्सप्लेन? आप बता सकते हैं कि सस्पेंस के बारे में कुछ? सस्पेंस है बेसिकली लाइक नॉट नोइंग समथिंग, और हमें लगता है कि कुछ तो हो सकता है। वी हैव अ prediction about something and we don't know what would हाँ, happen। सो बेसिकली मतलब यू कुछ आर तो होना। एंटिसिपेटिंग। हाँ हाँ, सर। वही, जिसको इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन, एनी काइंड ऑफ सस्पेंस क्रिएट इन द माइंड, इट्स एंटिसिपेशन। सो इस वजह से बेसिकली हम लोग डरते हैं। शिमांशु, नॉर्मली आप बोल सकते हो ये अ, भय से भगवान का रूप आया है, पता है आपको? इसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ सर, ये तो मतलब अ, इट्स अ ग्रेट ग्रेट थ्योरी। इट्स फ्रॉम द भय से भगवान। हाँ सर, ये मतलब मैंने पहले भी सुना हुआ है। नॉट इन मतलब हाँ सेम वालों कि हाँ भैंस से बनाया, बट हाँ, इन वाह अ वाह वे वाह। कि जिन चीजों से, जो चीजें हमें खुद से बड़ी लगती थी एक पॉइंट पे, जब जब हम्म साइंस इवॉल्व नहीं हुआ, लाइक सन है, सन हम्म से वो, या फिर बाढ़ है हम्म या पानी है, तो हम लोगों ने उसको भगवान मान हम्म, लिया, बिकॉज हम लोग उनको एक्सप्लेन नहीं कर सही है। सकते थे। वो हमारी हमारी बॉडी से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। अभी भी बड़ा है। ऑब्वियसली सर, अभी भी बड़ा है, ऑब्वियसली। अभी भी बड़ा है। अभी भी साइंस इतना डेवलप हो चुका है, इतना एक्सप्लेनेशंस है, इतना प्रिडिक्शंस है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। साइंस साइंस एक्चुअली में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइंस, आप मतलब साइंस एक स्टेप बाय स्टेप है, बट साइंस एक अल्टीमेट अल्टीमेट स्टेप नहीं है सर। एक स्टेप प्रोसेस है। नहीं, हाँ हाँ, वो तो हमेशा इट्स इवॉल्विंग ना। साइंस इज ऑल्सो इवॉल्विंग, लाइक ह्यूमंस, लाइक अदर एनिमल्स, और लाइक अदर, मतलब एनी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स भी, वो भी एक्सपेंड करते हैं ऑब्वियसली। उसमें भी चेंजेस आता है। तो सस्पेंस जो है बेसिकली इट्स कम फ्रॉम द फियर, एनी काइंड ऑफ फियर। वी आर एंटिसिपेटिंग समथिंग अबाउट द फियर। बेसिकली हमको ये लगता है कि हमारा जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। वो फियरनेस इसी से पैदा होता है। पकड़ लीजिए, ये मेरा मोबाइल है, यहाँ पे है। तो इसको अगर मुझे आगे ले जाना है तो क्या होगा? मैंने ऐसे आगे लिया। शिमांशु, यस सर, कैन यू ये रिपीट? है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल यहाँ पे है, इस जगह पे। तो मैंने इसको आगे लिया। बेसिकली क्या हुआ है? आई एम गेनिंग समथिंग, लेकिन आई साइमल्टेनियसली आई एम लूजिंग समथिंग। लेकिन माइंड में क्या है? जो जगह पे ऑलरेडी है हम ये सोचते हैं जब हम उसके आगे जाएंगे तो मेरे साथ जो जगह है वो भी साथ में जाएगा। लेकिन वो होता नहीं है, वो तो छोड़ के आपको आगे जाना है। ये ये छोड़ के जाना जो है, वो उसको खोना नहीं चाहता अपना जो सीक्वेंस, क्योंकि उसको फ्यूचर के बारे में नहीं पता है ना। अगर हमको फ्यूचर पता होता, शायद हम ज्यादा डरते। हम लोगों को लगता है कि फ्यूचर जानने से कम डर लगेगा। अगर आपको, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उसको बोला जाता है कि आप इतने तारीख को आप मर जाएंगे, वो ज्यादा डरने लगेगा।
एंड स्लोली स्लोली वो डर खत्म हो जाएगा एट द एंड में, क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि ये मुझे मरना है, सिंपली मैं जिंदा नहीं रह सकता। जब ये पता चल जाएगा, वो सीक्वेंस कभी भी सस्पेंस नहीं रह सकता। जब पता नहीं है तभी सस्पेंस हो सकता है। सर अगर व्हाट पता इज चल द, जाएगा तो मेरे हिसाब से तो हाँ, जो पॉलिटिकल और वो जो रिलीजियस ओपिनियन थे वो फिर चेंज हो जाएंगे। यस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द थ्रिलिंग सीक्वेंस, थ्रिल, एनीवन? अभी, आर देयर? Yes, sir. यस, Sir, I didn't hear व्हाट्स you योर ओपिनियन अबाउट about. थ्रिल, 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 थ्रिल सीक्वेंस, थ्रिलिंग सीक्वेंस? Anyone can explain? Yeah. एज ए डायरेक्टर कोई प्लॉट भी देख सकता है, दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बात करना है। यू कैन रेफरेंसेस भी दे सकते हैं कोई, कि ये वाला सीक्वेंस मुझे थ्रिलिंग लगा। Um, so, thriller would be something that is a little like that causes a little anxiety and people while watching it, and like, a suspense. A good example would be like Kahani, Vidya Balan. Uh, Hmm. that, I guess. I don't know. It's a thriller, Yes. it's a thriller. Yes. हाँ, basically when we are talking about two subjects, one is thriller and one is, another is horror. उसके साथ एक चीज कॉमन होता है, पता है क्या? Any kind of thriller and in horror, one thing is common. क्या? अभी? Yes, sir. Yeah. In thrillers and in horror, one thing is common, except in horror, normally we are talking about horror, it says it's a horror because we're seeing a spirit or a ghost kind of thing, then it's a genre of horror. Okay, but इन थ्रिलर एंड हॉरर में एक चीज कॉमन है, जो स्टोरी टेलिंग में, कंटेंट में सेम रहता है। क्या है? Uh, Maybe like the main focus, which is like आपको क्या लगता scaring the audience. है? नो नो नो, इट्स अ सिंपल थिंग, आई टेल यू, it's also being a formula. It's called a past crime. Any kind of thriller, उसमें एक past crime रहेगा, and horror में भी एक past crime रहेगा, जिसके थ्रू वो क्राइम जो हुआ है उसको सॉल्व करते करते जाते हैं हम लोग।
अभी Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, but like, aren't like Do you have? Yeah, please tell me. so. Hmm. I don't know. I have a slight bit of a different opinion, but which is like, not all horror movies have. Yeah, please. हाँ, आप बताइए. So that's what I'm saying. I think not all horror movies have a past crime, though a lot of them have a past हाँ. crime, but a lot of them are like, just based on like, maybe an evil spirit or just like the existence of demon, which goes to the religion point of horror movies. When like there are a lot of like religious horror movies, they're also based without crimes. For example, like the nun, where like, there's just a demon Hmm. there inside the Hmm. infirmary, and like the nuns start committing Hmm. suicide because of the demon. There's no crime there. Hmm. 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 Yeah, sure. It's very unusual sequences, but in the most of the major sequences is based on the past crimes. You're perfect. Now we are talking about our musical sequences in films. Anyone can describe our musical sequences? Any examples in your mind? La La Land. Yeah. Any other? म्यूजिकल सीक्वेंसेस दो तरीके का होता है एक फिल्म में. एक होता है एम्बिएंट म्यूजिकल सीक्वेंस, एक होता है सब्जेक्टिव या सीक्वेंस. एम्बिएंट सीक्वेंस जो है ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो म्यूजिक में, एंड द सब्जेक्टिव हो जाता है जब वो मेन सीक्वेंस में आ जाता है. जैसे आप कोई पार्टी में गए, वहां पे म्यूजिक चल रहा है, उसका एम्बियंस म्यूजिक, वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है. और एक चीज, एक डांस पार्टी चल रहा है, उसमें सब लोग डांस कर रहे हैं, या उसमें जो म्यूजिक चल रहा है, जो सीक्वेंस चल रहा है, उसके साथ वो कनेक्ट कर रहा है उस सीक्वेंस को. कोई थ्रिलिंग म्यूजिक चल रहा है, कोई कहीं पे कोई एम्बियंस जैसे ही है, लेकिन इट्स हेल्प्स दैट वो सीक्वेंस को डेवलप करने में, सीन को. या बहुत एक रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है जो उस रोमांस को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, वो सब्जेक्टिव बन जाता है. सो म्यूजिकल सीक्वेंस इज ऑलवेज इन टू पार्ट. इट्स एम्बियंट जब वो ऑब्जेक्टिव रहता है, और जो एंड इट्स सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के हिसाब से उस म्यूजिक को लाया जाता है, म्यूजिकल सीक्वेंसेस को. सब्जेक्टिव सीक्वेंसेस में सबसे ज्यादा जिनका नाम सबसे ज्यादा याद आता है मुझे, वो है चैपलिन. मॉडर्न टाइम्स देखा आप लोगों ने? मॉडर्न टाइम्स. हेलो. Yes, sir. मॉडर्न टाइम्स देखा है आपने? आपको Yes. पता है उसका म्यूजिक कंपोजर कौन है? Charlie Chaplin. हाँ, खुद है. वो जो सीक्वेंसेस है ना, जो उन्होंने शूट किया है, वो तो दिमाग में पहले से ही था, मतलब कि वो म्यूजिकली था. वो जो सीक्वेंसेस है,
नहीं तो वो जैसे डिस्क्राइब कर रहा था सीक्वेंस को विजुअली एंड द विद थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, वो पॉसिबल ही नहीं था अगर वो सीक्वेंस मतलब पहले से ही क्रिएटेड ना हो म्यूजिकली अंदर में। वो तो जो एक्सप्रेशंस है वो उसका म्यूजिकल एब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर वेरी मतलब वर्जन है बेसिकली। इसलिए आपको वो फिल्म्स में काफी एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंसेस मिलेंगे, अनयूजुअल एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंसेस जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मशीन के अंदर घुस जाता है वो, फिर वो फिर उसको रोबोट से खिलाना, वो खा लेता है वो नट्स को। तो ये दीज आर नॉट नॉर्मल सीक्वेंसेस according to that time. Okay, and nowadays it's maybe normal sequences, लेकिन उसको दिखाने का जो तरीका था वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट था। एक आदमी अंदर मशीन के अंदर जाके काम करता है, इतना बड़ा बड़ा मशीन होता है उसके अंदर जाके काम करता है, लेकिन उसके अंदर वो डांस कर रहा है। जैसे वो जब व्हील्स के अंदर से जा रहा है तब मशीन के अंदर घुस गया वो नट्स को करते करते टाइट करते करते, तो एंड उसको रिवर्स किया जाता है जब उस मशीन को उसको बाहर लाने के लिए। इट्स बेसिकली ए नॉन रियलिस्टिक अप्रोच। एक मशीन के अंदर चले जाएगा तो मर जाएगा वो, लेकिन वो मरा नहीं, वो एक म्यूजिकल सीक्वेंस बना लिया उसको। जैसे म्यूजिक मशीन के अंदर से जा रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसे हिल रहा है, उसका बॉडी ऐसे ऐसे करके, फिर वो वापस आ रहा है वैसे ऐसे करके बाहर। So these kind of musical sequence is called subjective sequence, musical sequence. Now we are talking about a comic sequence. Do you think normally जो होता है फिल्म्स में कॉमिक सीक्वेंस में म्यूजिक दिया जाता है, कॉमिकल म्यूजिक साउंड्स बेसिकली, कॉमिकल साउंड, अनयूजुअल कॉमिकल साउंड, वो आउट ऑफ ट्यून होते हैं बहुत ज्यादा, हमेशा ट्यून्स में नहीं होते, ऐसे ऐसे साउंड इफेक्ट्स क्रिएट किया जाता है, मोर ऑन इफेक्ट्स काइंड ऑफ थिंग। हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है कॉमिक में तो नॉर्मली क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डालते हैं म्यूजिक वहां पे, लेकिन इफ बेसिकली उसको एनहांस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए म्यूजिक को लाया जाता है। एनहांस मीन्स उसका बॉडी जेस्चर, कॉमिकल बॉडी जेस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट rather than a dialogue. एक सीक्वेंसेस होता है ऐसे जो डायलॉग बेस्ड होता है, जैसे जॉनी लीवर वगैरह करते हैं, या बाद में बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुआ है। आ, उसमें जैसे मालावाल वीकली, वो फिल्म जो है उसमें थ्रू आउट हंसी आता है सुन के बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स, लेकिन उसमें कोई कॉमिकल सीक्वेंस का म्यूजिक नहीं है, उसमें बहुत कम है। मतलब डायलॉग्स चल रहा है लेकिन डायलॉग्स में नहीं है, डालने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल बातचीत जो कर रहे हैं उससे हंसी आ रहा है लोगों को। तो कब जरूरत पड़ता है कॉमिकल म्यूजिक में? कॉमिकल म्यूजिक जब भी तब जरूरत पड़ता है, डायलॉग्स में कभी जरूरत नहीं पड़ता, उसको जरूरत पड़ता है उसका बॉडी जेस्चर में। इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकलिटी, कॉमिकल फिजिकलिटी दैट नीड अ म्यूजिकल अप्रोच। और वो अप्रोच जो होता है वो एफेक्ट्स जैसा यूज किया जाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक ए म्यूजिकल। आप चैपलिन के फिल्म में भी देखेंगे, जब भी वो पूरा मूवमेंट जो है डांस के थ्रू मूवमेंट हो रहा है,
एंड सडनली जब वो सीक्वेंस आता है, जो कॉमिक सीक्वेंस आता है, वो म्यूजिक बदल जाता है, सडनली बदल के वो एक साउंड इफेक्ट जैसा होता है, फिर वापस वो म्यूजिक आ जाता है. तो कॉमिक जो है वो बेसिकली एक म्यूजिक को एक इफेक्ट जैसे यूज किया जाता है उसको एनहांस करने के लिए, उसके बॉडी जेस्चर को. After the comic sequence, we are talking about the tragic sequences. Normally, in the tragic sequences, depends on the mood of the film. Uh, when the composer normally not using a stroke instrument, normally they are using a bow instrument kind of thing, like violins or like this, or this kind of emotional instruments use करते हैं, cello use करते हैं. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिल्म, एक रेफरेंसेस दे रहा हूँ आप लोगों को. अगर आप लोगों को कुछ दूसरा याद आ रहा है, आप भी दे सकते हैं मुझे रेफरेंसेस अबाउट अ ट्रेजिक फिल्म जिसमें अनयूजुअल साउंडस्केप था. डू यू हैव एनी रेफरेंसेस? इन अ ट्रेजिक फिल्म्स? अभी Yes, sir. हाँ यार, कुछ याद आ रहा है आपको? Uh, about? अ ट्रेजिक सीक्वेंस No, sir. जिसमें अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया गया है. नॉर्मल जैसे हम लोग सुनते हैं वैसा नहीं है उसमें. शिमांशु, हाँ सर. हाँ, do you have any references about a tragic sequence where unusual instruments played? If you are creating a tragic sequence, आप लोग क्या चाहोगे कंपोजर से? हेलो, शिमांशु. हाँ सर. आई एम थिंकिंग. हाँ, okay. I am giving you examples. You can thinking still. Um, आप लोगों ने एक फिल्म देखा है बेबल? हाँ सर. Yes. इनारी तू. हाँ हाँ, यस. उसमें उसको बेस्ट म्यूजिक मिला था फ्रॉम द गोल्डन ग्लोब्स एंड फ्रॉम द एकेडमी आल्सो. इट्स द फर्स्ट टाइम कोई लैटिन अमेरिकन कंपोजर को एकेडमी मिला है यूजिंग गिटार एंड oud.
नॉर्मली ट्रेजिक सीक्वेंस में ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं किया जाता है. इट्स वेरी अनयूजुअल यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. लेकिन उस उन्होंने his choice of notes and how he played the instruments, उसका सस्टेन लेवल इतना, वो डिजाइन ऐसे किया था उसको, जे गिटार जो है पूरा राउंड होके बज रहा था ऑडिटोरियम में. सिर्फ गिटार ही सुनाई दे रहा है और कुछ नहीं. एक सिंगल स्ट्रोक जो दे रहा है पूरा भर के बज रहा है पूरा ऑडिटोरियम में. सो वो उसका डिजाइनिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. नॉर्मली ऐसे करके हम लोग गिटार या सीक्वेंस को डेवलप नहीं करते हैं. वी आर टेकिंग take a help from a keyboard kind of drawn sound या sustaining कोई एलिमेंट्स डालते हैं उसमें. इट्स वेरी अनयूजुअल ट्रीटमेंट. आप फिर से एक बार देखिएगा उस फिल्म को, द एंड पार्ट, द ट्रेजिक सीक्वेंस. Now we are talking about a heroic sequence. Heroic sequence जो है वो दो तरीके का होता है. Two different types. One is realistic, or second one is non-realistic. Non-realistic जो होता है वो normally we can say that superheroes are non-realistic, and someone is heroes like a soldier. It's realistic. So how do you define a difference between say a film like Saving Private Ryan? It's a realistic heroic film, or Iron Man is a non-realistic heroic film, or a Captain American. Anyone? Shimanshu? Abhi? Yes, Are you sir. there? Yes, sir. Yeah. Yes. What about heroic films? Heroic sequence? Batman, Spider-Man, Marvel, every Marvel movie. This is Avengers. obviously these are non-realistic. How do you define a realistic things like Saving Private Ryan or Uri? It's a realistic treatment, na? Heroic treatment. Yes. So आप जब एक कंपोजर से कम्युनिकेट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? डिफरेंस क्या है उसमें? दोनों ही तो जाके बचा रहा है सबको. डिफरेंस क्या है? Anyone? Bhargav? Abhishek? Anurag is there? Anurag, are you there? And India?
So being a director, how do you communicate with your composer? कैसे communicate करेंगे? If you're talking about a heroic film, suppose you are making a realistic heroic film, और आपका कंपोजर ने जो म्यूजिक बनाया, इज क्रिएटिंग अ म्यूजिक, आपको लग रहा है वो इट्स नो, इट्स नॉट लाइक दिस, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इट साउंड मोर ड्रामेटिक, एंड ये बहुत ज्यादा लग रहा है कि नॉन रियलिस्टिक हीरोइक है. सर आप सबसे पहले तो उसको मतलब कंपोजर को अच्छे से कैरेक्टर के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में और स्क्रीन प्ले के बारे में बताएंगे. उसके बाद आप रेफरेंसिंग यस. लेंगे अदर मूवीज से कि मुझे इसके जैसा लाला रैंड जैसा या इसके जैसा या जो उसके जैसा म्यूजिक चाहिए थोड़ा बहुत. और अगर आप चाहते हैं कि एकदम ओरिजिनल म्यूजिक हो तो आप रेफरेंसिंग नहीं देंगे, आप केवल उसको स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स के थ्रू कैरेक्टर्स बताएंगे. आपको क्या लगता है एक नॉन रियलिस्टिक हीरोइक फिल्म्स में और एक रियलिस्टिक हीरोइक फिल्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो फंडामेंटल बेसिक थ्योरी है उसमें क्या है? एक चीज जो है वो नहीं चेंज होगा. मतलब मेजोरिटी में यही होता है, वही मैं पूछ रहा हूँ. अनयूजुअल तो हमेशा अनयूजुअल ही होता है. इट्स अबाउट डेथ. नॉन रियलिस्टिक जो हीरोज होते हैं उनका डेथ नहीं होता कभी. रियलिस्टिक हीरो का डेथ हो सकता है, हीरोइक डेथ. वो ट्रेजिडी होता है, लेकिन ट्रेजिडी होकर भी वो हीरोइक होता है. लेजर ट्रेजिडी मोर हीरोइक जब उसका डेथ होता है. हमारे आंख में आंसू आता है गर्व से, सिर्फ दुख से नहीं. बेचारा मर गया ऐसा नहीं है. दिव्यांश, are there? हाँ सर. Yeah. um, do you agree or you want to conversation with me now? हाँ सर, मोस्टली यही होता है. मतलब कभी हाँ कभी हाँ उसमें भी मर जाते हैं नॉन रियलिस्टिक में भी, हाँ हाँ हाँ. कभी कभी मेजर, होता है, पर मोस्टली हाँ. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर. हाँ हाँ, मेजर एस्पेक्ट्स में. हाँ, ये वेरी अनयूजुअल था वो जो लास्ट में एवेंजर्स को सबको गायब कर दिया ना, मार दिया. इट्स वेरी अनयूजुअल था वो, बहुत ज्यादा अनयूजुअल था वो, नॉर्मली होता नहीं है सुपर सीक्वेंस में. मतलब जो एक्टर एक्टिंग करता है वो मर जाता है लेकिन उसका सीक्वल चलता ही रहता है. So the next part is
illusions. Anyone explain what is illusion sequence? Shimanshu, are you there? हाँ सर. Anurag? Yes. Yeah. Please. Please, Shimanshu. Sir, what do you like mean by illusion? Like the पूरा What do you film mean by illusion ही illusions? होता है sir. No, pura film nahi, sequence. I'm talking about sequence. It's all about, we are talking about sequences, ना? Action sequences, romantic sequences. वो तो कभी भी आ सकता है कोई सीन में. हेलो. Uh, हाँ sir, but still sir, like if I'm talking about आप एक illusion, सबसे गंदा रेफरेंस दे सकते हैं? मैं सबसे गंदा एक रेफरेंस देने वाला हूँ. बहुत गुस्सा आता था वो फिल्म देख के मुझे. लेकिन इट्स अ गुड फिल्म, बट इल्यूजन्स को इतना गंदा तरीके से यूज किया ना, बहुत खराब लगा मुझे. गजनी देखा आपने? yes sir. तो बेसिकली वो इल्यूशन था उसका. वो उसका दिमाग तो पढ़ नहीं पा रहा है ना. ही कैन रिमेम्बर. सो इतना गंदा एक्टिंग हुआ वहां पे. और मतलब जब कोई रीड नहीं कर पाता है एनीथिंग, इल्यूशंस क्या होता है जिसको हम रीड नहीं कर पा रहे. उसको लग रहा था उसको जो जिस चीज को याद नहीं कर पा रहा था, उसको तो याद था. उसको किसको मारना है, उसका लवर के बारे में सब कुछ याद था उसको. इसलिए तो वो उसको रिवेंज लेना चाहता था. तब अगर उसको याद है, तब तो वो जो सीक्वेंसेस उसको दिमाग में चल रहा है, वो तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि वो लॉस्ट मेमोरीज है. वो तो इल्यूशंस है बेसिकली. वो एक नार्व का प्रॉब्लम है उसका दिमाग में. उसके वजह से उसके दिमाग में इल्यूशंस पैदा हो रहा है. वो पहचान नहीं पा रहा है लोगों को, याद नहीं रख पा रहा है. लेकिन पूरा फिल्म में जो एक्टिंग किया है, और और एक इल्यूशन सीक्वेंस को पूरा ड्रामेटाइज करके उस फिल्म को मतलब एक थ्रिलिंग एलिमेंट्स में ट्रांसफर कर दिया. सर आपने क्रिस्टोफर नोलन का मेमेंटो देखा है सर? यस, वेरी गुड सर बहुत. उसका तो इल्यूशंस रहता ही है. वो सर गजनी एक्चुअली में कॉपी था, तो हाँ. मतलब कितना चेंज आ गया. हाँ, वो तो ठीक है. मतलब चेंज मतलब गंदा, कितना गंदा हो गया वो सोचो. बट इट्स नॉट चेंज. मतलब क्या यार, क्या था, क्या बना दिया उसको. सो सो आई थिंक तो इल्यूशन जो होता है
तो आपने शिमांशु जो रेफरेंसेस दिया है अभी जो ओरिजिनल फिल्म्स का, आप देखिए द ट्रीटमेंट ऑफ द म्यूजिक दोनों फिल्म्स में कितना फर्क है. शिमांशु, Yes, sir. या द ट्रीटमेंट ऑफ द म्यूजिक द बोथ फिल्म्स और कितना डिफरेंस है उसमें. एक्टिंग Sir, एक्टिंग तो छोड़ दीजिए, बेसिक्स. I don't remember वी आर the टॉकिंग music. अबाउट द स्क्रिप्ट एंड द म्यूजिक. हाँ, क्या? Sir, Memento का म्यूजिक ढंग से याद नहीं है अभी थोड़ा. But still, sir, हाँ like हाँ, अब सुन जितने लीजिएगा. movie हाँ हाँ, अब Remember सुन है वो. लीजिएगा. हाँ, वो आपको म्यूजिक सुन के लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इल्यूशन तो हो रहा था, वो कोशिश कर रहा था एक्टर. जितना भी आमिर खान ने कोशिश किया है, उसको तो और भी गंदा कर दिया म्यूजिक की वजह से. वो थ्रिलिंग टाइप का म्यूजिक डाल दिया उसमें. उसका तकलीफ बयान नहीं कर रहा था वो. उसका रिवेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उसका तकलीफ से. मतलब द होल सीक्वेंस इज चेंज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक. सो नॉर्मली इंडियन फिल्म्स में इल्यूजन्स को बहुत गंदा तरीके से यूज किया जाता है. नॉर्मली मतलब उसको बहुत ड्रामेटिक बनाया जाता है इल्यूशंस को. इल्यूशन, एनी काइंड ऑफ इल्यूशन ट्रीटमेंट उसको बहुत बाहुबली ज्यादा sir. ड्रामेटिक बनाया जाता है. वो तो एपिक जॉनर के इल्यूशंस है वो. उसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ा देर में ही, जॉनर ऑफ एपिक्स, एपिक के बारे में. So now we are talking about a very important and serious matter. It is depression sequences. So I am giving you a chord formula, chord chart formula. In that chord chart, you see there's a harmonical chart. I said the major plus minor, minor plus major, minor plus minor, this kind of notes combinations. Normally, in the depression sequences, we are using a major plus major harmony. It's create a augmented chord. Augmented chords are very psychological. That's why we are using this, because a depression is a psychological error. When you communicate with your uh, composer, you can communicate, or you can tell him. If he doesn't understand the sequence of the script or the visual effects you put in the sequences, okay, you can use a augmented chord. And but be careful about the instruments. In depressions, normally we don't use a stroke instrument. Those instruments, we don't use that strum or stuck. Normally we use a drone
kind of, or a bow instrument for that depressions sequence, and also using more electronic sounds. The next one is we're talking about a genre epic sequences. Shimangshu, you're talking about a genre of epic. You said the Bahubali. What is the difference between a realistic heroic tragedy or a epic genre of heroic tragedy? Shimangshu? Shimangshu, are you there? हाँ सर. Yeah. क्या लगता है, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है उसका? एपिक फिल्म लाइक बाहुबली, उसमें भी तो ट्रेजिडी है, उसको मार देता है ना कट्टप्पा. एंड रियलिस्टिक फिल्म जो है, रियलिस्टिक हीरोइक फिल्म, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? किस किस पे ध्यान दिया जाता है सबसे ज्यादा? डू यू एक्सप्लेन? एनीवन? Sir, realistic tragedy is more about a personal tragedy, like a character's journey. But in a epic tragedy, uh, the, it's not about just a single person. Like a whole community is getting affected, or maybe the course of uh, like मतलब the fate completely changes जब बाहुबली मरता है. पूरा ही सब कुछ बदल जाता है ये वो. मतलब सिर्फ बिग लेवल. तो वैसा भी तो देश पे भी हो सकता है. आपको नहीं लगता गांधी जी को जब मार दिया गया तो वो एक बहुत बड़ा चेंजेस था इंडिया के लिए? या नेताजी को जब मार दिया गया, लीडर लाइक देम, या जब भगत सिंह के बारे में बात कर रहे थे, वो भी तो हीरोइक मौत मारा है. बट दीज डेथ्स आर रियलिस्टिक. बाहुबली के साथ उसका फर्क क्या है? सर द कॉज ऑफ डेथ सर, मतलब भगत सिंह भगत सिंह क्यों मर रहा है? मतलब ऑब्वियसली भगत सिंह को जो फांसी लगाई गई थी, एंड ऑब्वियसली सर भगत हाँ, सिंह एक वो देश. खुशी है. और हाँ, मतलब एक भगत सिंह जब मरे थे तो लाइक उनकी डेथ के लिए तो मतलब द कॉज ऑफ डेथ वाज समथिंग डिफरेंट. अगर बाहुबली रियल में हुआ होता तो उसकी कॉज ऑफ द डेथ है वो तो कुछ और ही है सर. वो भी तो देश के लिए ही मरा. वो भी तो देश के लिए ही मरा है. सब तो देश के लिए ही मरा है. राष्ट्र के लिए ही मरा है सब. बाहुबली भी राष्ट्र के लिए ही मरा है. वो किसने मारा उसको? राष्ट्र नहीं माना ना. कटप्पा कौन था? राष्ट्र का प्रतिनिधि था. वो उसके पक्ष में है जो राष्ट्र कहेगा. दैट्स द व्यूज ऑफ द कटप्पा. बाहुबली जब वो राष्ट्र प्रधान था तब वो उसका बात सुनता था.
जब उसकी जगह उसका भाई आ गया तब वो उसका बात सुनेगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, वो दोनों ही तो ट्रेजिडी है, उसमें बेसिक फर्क क्या है? मैं आपको जिसपे ध्यान देना पड़ता है एज बीइंग ए, मतलब आप बीइंग ए डायरेक्टर, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कंपोजर उस सीक्वेंस को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक ना कर दे जो रियलिस्टिक है, उसको मिनिमलिस्टिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। और जो एपिक जॉनर का होगा वो ड्रामेटिक होगा, ओवर ड्रामेटिक हो सकता है जरूरत पड़े तो, जो बाहुबली में था। विजुअलाइज भी ओवर ओवर ड्रामेटिक तरीके से किया गया है, एंड म्यूजिक भी ओवर ड्रामेटिक था। शम शिमांशु, हाँ हाँ सर। समझ में आया? हाँ बेसिकली सर, बट अगर मतलब ये हाँ डिपेंड बोलो। करता है कि ये डिपेंड नहीं हाँ करता कि जो बाकी के लोग बाहुबली के आसपास वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस बात पे कि बाहुबली नहीं, मर रहा है। उसके ऊपर नहीं है, बट इट्स द सीक्वेंस इज ओवर ड्रामेटिक, हाउ ही एक्ट। उसको देखो, उसका हाथ कैसे फैला रहा है बहुत बड़ा बड़ा करके, तलवार को जब घुसा रहा है कितना, इतना स्लो मोशन में, ऐसे रियलिस्टिक में थोड़ा ही ना होगा, होगा क्या? रियलिस्टिक ट्रेजिडी क्या है? जैसे प्रहार, प्रहार देखा आपने? प्रहार, दैट फिल्म। हेलो, आर यू देयर? सो प्रहार इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ हीरोइक फिल्म जहां पे शमेंद्र, शमांशु, हाँ सर। या प्रहार देखा आपने? नो सर। नाना पाटेकर का प्रहार नहीं देखा? इट्स उसमें एक हीरोइक ट्रेजिडी है, एक सोल्जर का रूल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहा है कि हमको जो सिखाया जाता है टू सेव द कंट्री, जब मैं बॉर्डर में होता हूँ वो रूल्स तो फॉलो किया जाता है किताब में जो लिखा है, लेकिन देश के अंदर जब क्राइम होता है या अत्याचार होता है तो तब फॉलो नहीं किया जाता उस रूल्स को। उससे क्या होता है, उसका बटालियन का एक लड़का है, वो जो जख्मी होके मतलब अपाहिज हो गया था, वो घर में आ गया था, तो उसको लोकल जो टाउट्स है उन लोगों ने मार दिया। और ये उनके शादी में आया देखने के लिए, उस दिन शादी में गिफ्ट लेके आया था, जो मेजर जनरल है, और आके देखता है कि उसका घर में जब नॉक करता है कोई नहीं है, बगल में जो थे वो उन्होंने बताया कि वो तो मर गया, आप ग्रेवयार्ड में जाओ, वो इंक्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पे, ही इज ए क्रिश्चियन। सो तो वो सीक्वेंस जो है इट्स रियलिस्टिक। सो in epic genre, the heroic sequence, or any kind of sequence, the genre of epic, it should be over dramatic always. महारानी कैसे बात करता है, नहीं
ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग, आँख इतना बड़ा करके कोई बात करता है क्या? और इतना स्ट्रेस नहीं होता है ना नॉर्मली। सब कुछ बड़ा बड़ा होता है। लार्जर देन लाइफ एपिक्स में हमेशा। बट एपिक्स का जो हीरोज होते हैं, दे आर नॉट लाइक ए सुपर हीरोज, वो आम आदमी होते हैं। लाइक हरक्यूलिस, ही इज ए एपिक हीरो, बट वो एपिक हीरो होकर भी आम आदमी है। कब ये समझ में आता है? जब हम उस सीक्वेंस में देखते हैं वो आम आदमी जैसे काम कर रहा है, उसका ट्रेजेडी भी है लाइफ में, और उसको कैसे वो झेलता है heroically. Now we are talking about a dream sequence and fantasies. Vargav, are you there? Anindo, are you there? Yes, sir. Yeah. Could you please explain dream sequence music or fantasy? Do you have any example in your idea? Hello? Anindo? Yes, sir. My audio was not turning on. Okay. I'm talking about a dream sequence or fantasy. Yes, sir. Okay. Do you seen the film of Satitra Gopikan Bagabain? Yes, sir. Like a long time back, I don't exactly recall the film. I don't remember properly. I've seen it a Okay. very long time back. Uh, okay. Uh, at present, you can see in any film that you have clear visions of the dream sequence or a fantasy. Yes, sir. Any name of the film? You can describe the sequence also. Do you know anything about surrealism? Hello, anyone? Yes, sir. Do you know about surrealism? Yes, sir. Yeah.
Could you please explain what is the difference between a dream sequence or fantasy, a surrealistic sequence? Sir, I know surrealism based on the art movement that happened in Europe during the First World War, and Yeah. dream sequences. One of like the genre I know like uses a lot of dream sequences is horror movies. For example, there's this movie called Annabelle. Uh, Hmm. that movie also uses a lot of dream sequences. Yeah, Annabelle. Yeah, yeah. Yes, yes. I remember. yeah, Yeah. Very good. But these sequence always being very treated like a fantasies in horror movies. What is the difference between dreams and fantasies? Dreams are more realistic. We leave the dream like more realistic way, but the fantasies are non-realistic. yes, sir. Yeah. And surrealism is between that. It's very tricky, it's very difficult to create a surrealistic between dreams and fantasy. Simultaneously you can believe that it's a realistic. Oh, no, 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 it's a non-realistic. So depends on the mind of the audience. आ, वो बेसिकली वो प्रोजेक्शन होता है. बहुत ज्यादा लोगों को surrealism पता ही नहीं चलता कि surrealism देख लिया, क्योंकि प्री जजमेंटल, जो मैंने पहले भी बोला एक चीज आप लोगों को, ह्यूमंस आर वेरी प्री जजमेंटल एंड प्री कॉन्सेप्ट ब्रेन्स. वो होने से क्या होता है, वो surrealism को कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्री जजमेंटल और ये होने से क्या होता है, हम लोग नॉर्मली पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं. क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या होगा, वो प्रेजेंट जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाते. सो जब भी आप आपके कंपोजर से बात कीजिएगा अबाउट द ड्रीम सीक्वेंस एंड द फैंटेसीज एंड द surrealistic, ये थिन लाइन जो है इसको प्लीज डिस्क्राइब कीजिएगा, नहीं तो आपका फिल्म्स में जो ट्रीटमेंट है उसमें गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि और इसमें एक अजीब चीज है. मैं, आप म्यूजिक जानते हो इसलिए आपको बता रहा हूँ अब अभी. Yes, sir. हाँ, मेजर एंड माइनर नोट्स सब्सिक्वेंटली चेंज हो सकता है इसमें. सबसे मजेदार चीज ये है. नॉर्मली हार्मोनिक माइनर के साथ मेजर का कॉम्बिनेशन करते हैं एक्सीडेंटल, सो वो सीक्वेंस अब चेंज कर सकते हैं बहुत ज्यादा surrealism में. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. Now we are talking about the animated sequences. Manak Mishra, are you there? Mayak Mishra? Bhargav, are you there?
Vidnyash? Vidnyash? Are you there? Shimangshu? Yes, sir. Yeah. Now I'm talking about animated sequences. What's the basic difference between a normal film animated films? और एक नॉर्मल फिल्म में अगर एनिमेशन डाल देंगे तो क्या होगा? और एक एनिमेशन में नॉर्मल फिल्म जैसा ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक द लास्ट टॉम एंड जेरी और द लूनी ट्यून्स. डिफरेंस क्या होता है? एनिमेशन सीक्वेंस में सबसे फर्क क्या होता है नॉर्मल सीक्वेंस के साथ रियलिस्टिक फिल्म्स में? एनिमेशन में भी एपिक जेनर्स का होता है. एपिक अगेन एपिक इज ट्रीटेड सेम वे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एपिक काइंड ऑफ animations. I'm talking about normal animation films. What is the basic difference? आपको क्या लगता है एज ए डायरेक्टर आपको क्या नहीं चाहिए इन एनिमेशन फिल्म जो रियलिस्टिक ना साउंड करे? आपको क्या एनिमेशन को एनिमेशन जैसे ही ट्रीट करना है या एनिमेशन को रियलिस्टिक ट्रीट करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमेशन में. इफ द एनिमेशन इज ट्रीटेड लाइक एनिमेशन सो उसमें तो कुछ भी हो सकता है. टॉम खड़ा रहता है जेरी को पकड़ने के लिए दरवाजे के पीछे और वो चिपक जाता है. So it's a non-realistic way of approach. And the same sequence is Lion King. It's a realistic way of approach, except one sequence. किसी ने लायन किंग ओल्ड वाला जो है जो एनिमेटेड था, ये भी एनिमेटेड ही है लेकिन थ्री डायमेंशन. आई एम टॉकिंग अबाउट द 2D एनिमेशन. अभी आपको याद है उसके बारे में? Yes, sir. पूरा फिल्म तो रियलिस्टिक था ना उसमें? Almost, except like the part where like the animals like speak to each other, and yeah, that. That's the lion, the baby lion meets the boar and the meerkats. That sequence. Yeah. The Timon and Pumbaa. The two characters. Yes. That's the key. I said that this is the key of the film.
तो बाकी जो फिल्म है वो इट्स लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन रिवेंज स्टोरीज। मेरा पिताजी को मार दिया, मुझे भगा दिया मेरे किंगडम से, मैं वापस आके मार दिया मेरे चाचा को। But It's like a human stories. isn't it also हाँ important in animation to like make sure that it is हाँ, not no, going? obviously, but when the Timon and Pumbaa is coming, at नहीं that वैसा नहीं time था। it's feel more animation. Yeah, no, that's हाँ what I'm saying. Isn't it important in animation to show that it has to be away from realism? Like it is not yeah always sure supposed to be realistic. yes। और सेकंड वाला जो बनाया नया वाला, उसमें सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस वही पे लगा मुझे। आपने नया वाला देखा? हाँ जी सर जी, yes, the Beyonce one. हाँ, अच्छा नहीं लगा वो वाला sequence, एकदम अच्छा नहीं लगा। उसमें जब गाना चलता है, उसमें गाना जो चलता है तब जब कैरेक्टर का जो मूवमेंट है वो तो रियलिस्टिक एनिमल में नहीं होता है। Yes sir. ऐसे ऐसे हिलता है, वो धुलता रहता है गाने के साथ। वो तो नहीं, कैसे करेगा? रियलिस्टिक एनिमल थोड़ा ना करता है ऐसे। वो ट्रीट करने से क्या हो गया, उसका जो एस्थेटिक्स वैल्यू था वो कम हो गया उसमें। Even sir, Bollywood में there's a movie called Roadside Romeo, which does the same thing. हाँ रोड साइड में, हाँ या वो बहुत गंदा था, बाप रे बाप। हॉरर, वो तो हॉरर से भी गंदा था। हॉरर, इसे तो हॉरर मूवी देख लेंगे, अच्छा है। गंदा गंदा हॉरर मूवी नहीं बना था यहाँ पे, राज का सीक्वेंसेस। Also sir, when we were talking about dream sequences, I forgot to say one thing. So Annabelle would come under या fantasy हाँ हाँ sequence because it is more on the basis of like non-realism, and like क्या बोलते हैं, या there's and there's like another power included, so that could mean क्या बोलते हैं, more of like a fantasy sequence rather than dream sequence. But a dream sequence could हाँ be यस यस Kurosawa's dreams. या Kurosawa's dreams is simultaneously almost like a surrealistic, and Yeah. you can get that more in surrealism in than Russian makers, Tarkovsky. Yes. Tarkovsky is a great in surrealism. I font. Tarkovsky is surrealism I love also. him seriously. Huh? Yeah. Tarkovsky is surrealism है. Yeah. So our next portion is childish sequence. So कोई सीक्वेंस को चाइल्डिश बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? म्यूजिक को, कोई भी एक बड़ा आदमी बात कर रहा है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो चाइल्डिश हो रहा है। Have it more playful. हाँ प्लेफुल बेसिकली। सो उसमें म्यूजिक का बहुत वैल्यू रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है म्यूजिक वहां पे। सिर्फ एक्टिंग से वो चीज पैदा नहीं हो सकता, यू नीड अ हेल्प ऑफ अ म्यूजिक, जो आपको वो बच्चा बनने को हेल्प करेगा। Yes sir. सो और उसमें एक चीज बहुत ध्यान रखना है, नॉर्मली क्या होता है वो चाइल्डिश सीक्वेंस जब बड़ा आदमी करता है तो बहुत ज्यादा कॉमिक हो जाता है वो, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, अप्रोच ऑफ द म्यूजिक। कभी कभी ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग करने से भी होता है, अगर रियलिस्टिक एक्टिंग किया भी तब भी बिगड़ सकता है बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। चाइल्डिश कंटेंट में अगर थोड़ा सा भी कॉमिक सीक्वेंस आ गया, बहुत गंदा हो जाता है वो, उसका जो इनोसेंस है वो निकल जाता है और कुछ नहीं। उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
So also can a childish sequence be a little dramatic? Like for example, Yeah, Tare Zameen Pe. Like if you look at the music, the yeah, background score in the movie, it is again uh, playful, a little like they have violins playing in the background, a little bit of keyboard, and but it's still yeah, very like it's yeah, telling a story. It's about somebody's pain, and then there's a solution, but it's still a child sequence. yeah, yeah. Yes, because there is a child, child playing a child sequence. I'm talking about a elder person playing a child sequence, Golmaal like Pa. 2006. Yes, Golmaal, like Parashawal. Yes. देखो वो उसे क्या हो गया, वो चाइल्ड सीक्वेंस जब म्यूजिक नहीं है, जब वो खुद एक्टिंग कर रहा है, आप देखो उसमें नहीं लग रहा है कि वो कॉमिक है, जब भी म्यूजिक दे रहा है वो कॉमिक सीक्वेंस बन रहा था, Yes. उसमें गड़बड़ हो रहा था, मतलब जो म्यूजिक का अप्रोच है उसको कॉमिक बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था, वो उसको चाइल्डिश ही रख सकता था, लोगों को देख के ऐसे भी हंसी आ रहा था, जब जहां पे म्यूजिक नहीं है वहां पे भी तो हंसी आ रहा था, तो म्यूजिक अलग से क्या प्ले किया उसमें, कुछ प्ले नहीं किया। That is समझ also रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. That is also with a lot of TV shows, right? That have like background laughter for no reason. हाँ यार वो उसमें हमेशा होता रहता है। Big Bang Theory. हाँ कोई 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 रीजन नहीं होता, कोई रीजन नहीं Yeah. होता, कोई रीजन नहीं है। यही तो बोल रहा था मैं, कॉमिक सीक्वेंस बेसिकली है क्या, इट्स अ बेसिकली इट्स अ इफेक्ट, इट्स नथिंग लेस, कुछ भी नहीं है। टॉम एंड जेरी आप देखोगे तो पूरा म्यूजिक सीक्वेंस में चल रहा है, पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, चल रहा है म्यूजिक चल रहा है, और जब भी उसको धक्का लगता है या चिपक जाता है और ट्विंग करके कुछ साउंड इफेक्ट जैसा आता है वो म्यूजिकल, Yes, sir. उसी में वो कॉमिक है बस, बाकी कुछ कॉमिक है ही नहीं, बाकी बाकी तो नॉर्मल है, वो तो बिहेवियर है एक रैट का और एक कैट्स का बिहेवियर है बेसिकली, बस उसको ही दिखाना है। वो हर जगह ऐसे ट्वाइंग ट्वाइंग करके आवाज करता रहता तो थोड़ा ही ना अच्छा लगता, वो कॉमिक लगता ही नहीं है, फिर बच्चे लोगों को अच्छा ही नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता वो। सो हमेशा ये थिन लाइंस रहता है हर एक चीज में, तो वो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हम लोग क्या करते हैं वो मिस कर जाते हैं वो थिन लाइंस। So the next one is devotions or prayer sequence. Devotional और prayer sequence. Except song. Song के बारे में नहीं बोल रहा मैं। Religious movies maybe हाँ, without song. without music, like without songs. Without songs. Music तो रहेगा लेकिन without songs. Sorry, my mic was off. There's this 1979 हाँ, film yeah, called yeah, हाँ. Jesus. Jesus, yeah. It's a devotional and जब भी prayer sequence होता है उसमें दो तरीके का आपको सीक्वेंस मिलेगा, एक है इसमें भी एम्बियंस एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है। एक जगह से हम जा रहे हैं, बगल में एक मॉस्क आया तो अजान चल रहा है, तो अजान का आवाज आया, बस इट्स नॉट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है, वो अजान सुनाना चाहता है और उस अजान के सीक्वेंस के और एक सीक्वेंस डाल रहा है, उस रिलीजियस कंटेंट को वो पॉलिटिकल कंटेंट बना रहा है उससे। टेररिस्ट
अटैक्स वगैरह जब भी होता है, वो देखना आपने कोई भी फिल्म्स में, बहुत गंदा से वो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंटेंट को मिक्स करते हैं। और मुझे लगता है हमेशा ये फिल्म्स में डायरेक्टर लोग जितना करते हैं उससे सबसे ज्यादा करते हैं म्यूजिक कंपोजर्स। उसमें एकदम ध्यान नहीं देते वो लोग, दे आर नॉट पॉलिटिकली कॉन्शियस। मोर देन more than 70% composers are not politically conscious. अभी Yes, sir. आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. इस वजह से वो चीज ऐसे हो रहा है। Sir, what about a movie सी that is like, devotional? हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए पहले। डिवोशन, हाँ हाँ, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कि इज वेरी फेमस कंपोजर, Okay. आई रियली लव हिम, बट एक फिल्म देखने के बाद मुझे बहुत गंदा लगा, इट्स रहमान्स वॉक। कि सूफी, ये ही पॉपुलराइज द सूफी सॉन्ग्स ना, रियली ही पॉपुलराइज मोर, मैंने उसका बहुत बड़ा हाथ है उसमें पॉपुलैरिटी के। लेकिन सूफी कोई सॉन्ग नहीं होता है ना, सूफी तो सॉन्ग ही होता ही नहीं है। सूफी तो एक इज्म है, एक Sir, फिलोसॉफी है, जीवन what? बिताने का एक तरीका होता है। सूफी जो होता है वो एक जीवन बिताने का तरीका होता है। No, no, no. I'm मैं asking सूफी the हूँ। composer's name. Rahman and रहमान, रहमान। उससे क्या होता है, ये सूफी सॉन्ग नहीं होते कभी। जो गाना होता है उसको कवाली बोला जाता है, कवाल लोग गाते थे। सूफी सॉन्ग संग बाय द कवाल्स, कवाल्स लोग जो गाते थे, जिससे ख्याल, जो क्लासिकल म्यूजिक में आफ्टर इस्लामिक पीरियड, वो जब इस्लामिक लोग इंडिया में आने लगे उस समय इसका मिलाप हुआ। उनका डिवोशनल सॉन्ग था ये इंडिया में आने के बाद, क्योंकि अपने देश में तो गा नहीं सकते, फर्स्ट थिंग, वहां पे मना है गाना शुरू से ही। सो जो सिया और सुन्नी है ना, उसमें लड़ाई था ना बहुत पहले से, करबला का, बाद में पता होगा आप लोगों को हिस्ट्री। तो वहां पे वो गाना बजाना करना मना है, तो इसलिए वो लोग इंडिया की तरफ आना शुरू करते हैं, अफगानिस्तान घुस जाते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान ये बॉर्डर होके पूरा, मतलब अफगानिस्तान तो मतलब 1700 के बाद अफगानिस्तान इंडिया से अलग हुआ है, उससे पहले तो पूरा इंडिया ही था। वो गजनी बोल जो जगह था वो तो इंडिया में ही था। सो उस एरिया में घुस जाते थे वो लोग, आते थे इसलिए बिकॉज वो लोग गाना बजाना नहीं कर पाते थे जो सेंट है, क्योंकि इस्लाम मानते थे कि सिर्फ एक ही सेंट है, वो है मोहम्मद, उसके सिवा बाकी कोई नहीं है। तो सूफीज्म का जो है वो तरीकती तरीकती एंड हकीकती, दो अलग अलग जॉनर है उन लोगों का, जीने का तरीका अलग है। तरीकत एंड हकीकत, तरीकत से हकीकत ले बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड थे, वो गाना बजाना शुरू किया है। बाद में इंडियन जो तरीकती है वो उन लोगों ने भी बाद में गाना बजाना शुरू किया, काफी लोग। ये जो इनका नाम है ना बहुत बड़ा, दिल्ली में आपका निजामुद्दीन औलिया, उनका जो दरगाह है, हाँ, तो वो तो ओरिजिनली हिज तरीका थी, लेकिन बाद में वो अमीर खसरू जो है, जो एक वॉरियर था, सोल्जर, तो वो उनका शिष्य बना,
तो उनके वजह से उनका वो सिंगिंग एंड पोएट्री में फ्लरिश हुआ, और उनके वजह से ही वो पॉपुलर हुआ. सो ये जो है ओरिजिनली है वो से कवाली एंड कवाल सॉन्ग, जो पहले हिंदी फिल्म से बहुत यूज होता था. मोहम्मद रफी साहब का काफी गाया हुआ कवाली है. उसके बाद जो जिन्होंने गाया सबसे ज्यादा कवाली वो है नुसरत फतेह अली खान साहब. उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सूफी सॉन्ग गा रहा हूँ. ही सेड ऑलवेज दैट आई एम कवाली गा रहा हूँ. वो कवाली है बेसिकली. कवाल बोलते हैं उन लोगों को जो गाना गाते हैं उनको. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोशनल थिंग. डिवोशंस मीन्स प्रेयर. आप जब प्रे कर रहे हो इट्स डिवोशन बेसिकली. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ट्रांस. डिवोशन या प्रेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांस. तो म्यूजिक में जो भी म्यूजिक आप कीजिए उसमें ट्रांस पैदा होना चाहिए. ट्रांस भी दो तरीके का होता है यहाँ पे. एक है एम्बियंट ट्रांस. एम्बियंट ट्रांस में क्या होता है वो बहुत ज्यादा आपको सूदिंग सूदिंग फीलिंग देता है, रिलैक्सिंग एक फीलिंग देता है. एंड द अदर थिंग इज द मेन ट्रांस जो है जो इट्स मोर ऑन रिदमिक एंड ग्रूवी. सो प्रेयर या डिवोशंस के साथ जब भी हम लोग म्यूजिक के बारे में सोचेंगे, ये मॉस्क के लिए हो, ये चर्च के लिए हो, ये टेम्पल के लिए हो, ये गुरुद्वारा के लिए हो, जो भी है, डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस. आपको कैसा म्यूजिक चाहिए, इट्स ए फास्ट पेस बेस चाहिए या स्लो बेस चाहिए, जो भी है उसका मेन कंटेंट ट्रांस होना चाहिए. तभी जाके वो फीलिंग आएगा आपका उस सीक्वेंस में. So, what is the difference? Now, the next part is spiritual. We are talking about prayer and devotion. What is the difference between a spirituality and a devotion? Shimanshu, are you there? हाँ सर. Yeah. What is the difference between spirituality and devotion? Sir, it's a difficult question, sir. Why? Devotion अंधा होता है. I don't actually know, sir, what spirituality is, sir. Devotion अंधा होता है, अंधा अंधा होता है. डिवोशन अंधा होता है. डिवोशन के साथ रिलीजन जुड़ा हुआ होता है. स्पिरिचुअलिज्म के साथ रिलीजन नहीं रहता. या बट सर वो तो डिवोशन मतलब सिर्फ रिलीजन के लिए थोड़ी ना होता. लाइक अगर रिलीजन को हटा ही दें फिर बात करें इस- डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी की. तो चलो डिवोशन नहीं रहेगा, रेजिमेंटेड नहीं होगा ना वो. डिवोशन तो रेजिमेंटेड कंटेंट है, उसमें तो एक प्रोसेस है, ऐसे ऐसे करके ही करना होता है डिवोशन. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर. एक हिंदू जैसे डिवोशन करेगा या मुस्लिम थोड़ा ही ना करेगा. आप थोड़ा सा मुस्लिम का थोड़ा हिंदू मिला के करोगे तो कबीर जैसा हालत बना के छोड़ देगा आपको, ना घर का ना घाट का. हाँ सर, ये भी सही बात है. कोई नहीं मानता उसको, इतना बड़ा आदमी है. कबीर जो बोल के गया कोई नहीं मानता, कोई गाता भी नहीं बजाता भी नहीं है. Because he is talking about spirituality. He is not talking about religion.
हाँ मतलब वही मैं बोल रहा था कि वो तो हाँ हाँ एक्चुअली हाँ रिलीजन्स के अगेंस्ट अगेंस्ट बोलता था, वो तो कंडेम करता था बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ही हाँ, तो ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। जो ज्ञानी है, अंदर से ज्ञान है उसको, स्पिरिचुअल है। क्यों बोलते हैं हम स्पिरिचुअल है वो पर्सन? इसका ज्ञान पूरा विकास हुआ है उसका, ज्ञान का। इसका ज्ञान का पूरा विकास नहीं हुआ, वो तो डिवोशनली होगा। आम आदमी, हम सब डिवोशनली है। हम जितना भी स्पिरिचुअल बनने का कोशिश, इट्स वेरी रेयर पर्सन सर देखा गया है स्पिरिचुअलिटी मतलब जिसमें बीइंग सच इन में वो। रियलिटी एक्चुअली। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग बीइंग इन रियलिटी या, होता है। यस, यस, वेरी गुड। सो तो इसमें, और मतलब स्पिरिचुअलिटी, जब स्पिरिचुअल सीक्वेंस होगा, उसको बहुत ही, मतलब माइनॉर तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो स्पिरिचुअल सीक्वेंस इंडियंस फिल्म में देखा जाता है, वो स्पिरिचुअल सीक्वेंस नहीं रहता, वो बन जाता है डिवोशनल सीक्वेंस। सर डिवोशनल और स्पिरिचुअलिटी में मतलब डिफरेंस इतना तो क्लियर नहीं है सर एक्चुअली में। मतलब जैसे नॉर्मली जो भी लोग स्पिरिचुअल बनने की बात करते हैं वो लोग डिवोशनल हैं, तो मतलब हाँ, डिवोशनल बेसिकली तो लाइक, डिवोशनल है, दे नॉट स्पिरिचुअल। हाँ तो मतलब डिवोशनल मतलब एक तरीके से वो हो गया कि लाइक आई एम डिवोटेड टू समथिंग, हाँ, रिली मतलब वो डिवोशन दे रेजिमेंटेशन रहा एक हूँ है उसमें। उसमें। और स्पिरिचुअलिटी हाँ, वो मतलब तो सर उसका रेजिमेंटेशन उल्टा हो हो गया गया। ना। हाँ। मयक, कैसा? या, could you explain spirituality? सर नथिंग मोर देन बीइंग इन प्रेजेंट मोड। Yeah, very good. Shamandra, Shimanshu, यस सर। या, सुना आपने सो उनका क्या बोला हाँ, उसने? हाँ सुना सर। हाँ, बट सर वो तो बहुत जो बहुत बहुत वेगली बताया है, मतलब वो तो अगर बात करने जाऊँ तो मैं पूरा दिन बात कर नहीं, सकता हूँ एक पॉइंट पे। हाँ हाँ, सब ऑब्वियसली बात कर सकते हैं। इसके इसके बारे में मैं बहुत पहले से ही बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग प्री कॉन्सीव होने की वजह से, प्री जजमेंटल होने से, पास्ट एंड फ्यूचर में रहते हैं हमेशा, प्रेजेंट में नहीं रहते। someone in हाँ सर। conscious someone in conscious, we can say this person is spiritual। वही कहने का कोशिश कर रहा है वो। बोल रहे हैं प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में समवन इन कॉन्शियस। और इस कॉन्शियसनेस को जब म्यूजिकली प्रेजेंट करना होता है थ्रू अ बीजीएम, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री में, उसमें मैंने हमेशा ये एक चीज देखा है, वो कभी भी स्पिरिचुअल नहीं रहता। इट्स बिकम्स अ डिवोशनल प्रेयर। सर रिया हैज अ क्वेश्चन सर। या, वेरी गुड, सर शी टेक्स्टेड यू। प्लीज। ओके, you can't devote it in a present moment. If you are devoted, डिवोशंस क्या होता है? भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। वो डिवोशंस जो होता है, हम जो प्रेयर करते, क्या करते? विशेस। वो हमेशा ये होता है कि मैंने जो भूल चूक किया है उसको माफ कर दो, और नहीं तो जो फ्यूचर आ रहा है वो उसको सुधार दो मेरा।
तो भगवान को मांगना ही क्यों है फिर? तो जाना ही क्यों है प्रेयर करने का? ऐसे ही जाके बैठे रहो, प्रेयर करने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप प्रेजेंट में हो। सर अगर भगवान हर बेसिकली जगह है, आपको लग हाँ, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। अगर आपको लगता है भगवान हर जगह है, इस प्रेजेंस हर जगह है, आपके अंदर है, हर जगह है, तो कहीं पे जाने का कहाँ जरूरत है? कुछ प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। सर आर यू लाइक आप मतलब ये हाँ सर अगर हाँ भगवान निकाल दें लाइक जस्ट जस्ट डिवोशन और स्पिरिचुअल की बात करें तो मतलब आप हाँ रिया का क्वेश्चन शायद ऐसे आंसर करने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब अगर मैं डिवोटेड हूँ प्रेजेंट मोमेंट के लिए तो मैं मतलब ऐसे कुछ मांग रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट के लिए और या चाहता हूँ कि हाँ मेरे को हाँ, present में होना है प्रेजेंट बट मोमेंट के लिए नहीं मांग सकते, हम फ्यूचर के लिए मांगते हैं हमेशा। या वही मतलब एक तरीके मांगते से अगर प्रेजेंट के लिए थोड़ा ना। हाँ बट मतलब हाँ, वो कि फ्यूचर ही मैं होता है। कि मतलब मैं फ्यूचर मोमेंट में प्रेजेंट मोमेंट में आ जाऊं तो वो भी तो एक तरीके से मतलब वही बात होगी मतलब एक तरीके हाँ, से लेकिन वो डिवोशन होना किसी चीज के हाँ, लिए या बोलो। कहना तो वही हुआ कि मैं डिवोटेड हूँ इस नहीं चीज नहीं, के लिए मैं फॉलो कर रहा हम हूँ ये हाँ, नहीं, हम आर्गुमेंट इस तरीके से नहीं कर रहे कि ये सही है कि गलत है। हम ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि म्यूजिक फिल्म्स में जब यूज किया जाता है, ये आर्गुमेंट इसलिए मैंने पैदा किया, तब आपको ध्यान देना चाहिए कि डिवोशनल जो सीक्वेंसेस है एंड द स्पिरिचुअल सीक्वेंस का म्यूजिक कभी भी डिवोशनल नहीं बनना चाहिए। सर ये स्पिरिचुअल बोलने के लिए ये आर्गुमेंट पैदा किया मैंने। स्पिरिचुअल सीक्वेंस हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक कोई स्पिरिचुअल सीक्वेंस देखेंगे कैसे उसको? तो अगर होगी, हो भी रहा है, उसको तो बर्बाद कर दिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द देवानंद फिल्म्स, द गाइड। आपने देखा उस फिल्म को? सर बहुत बहुत पहले देखा था सर व्हाट फिल्म सर? हाँ, गाइड गाइड, हाँ देवानंद सर, फिल्म। देखा है। देवानंद के अंदर क्या आता है? स्पिरिचुअलिटी आता है, और बाकी लोगों के लिए वो डिवोशन है। बट सर ऑल्सो एज देवानंद के लिए वो स्पिरिचुअल, डिवोशन नहीं है। ऑल्सो एज स्पिरिचुअलिटी वही तो मैं बोल रहा हूँ, समथिंग। नहीं, स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली इट्स उसने बोला मुझे कि ऐसा कोई फिल्म ही नहीं मैंने मतलब आजकल देखता नहीं है कि जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, तो इसीलिए मैंने वो रेफरेंस दिया गाइड के बारे में। द बट सर गाइड इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हाँ, he said like current situation में, like not like in the 60s 70s. नो सर हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी क्या हाँ, होता है तो मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस स्पिरिचुअल है ओके ओके ओके। आप गाइड देखो, आप गाइड देखो, पता चलेगा। सर हाँ, मतलब श्योर। मैं वो फिल्म बहुत देखिए सारी आप। ऐसी बहुत फिल्म अच्छे हैं अच्छे गाने हैं। मतलब बहुत सारे मैं ऐसे रिव्यूज पढ़ता हूँ बाहर की हाँ फिल्म के बारे में जैसे टाइगोस्की वगैरह ओजू वगैरह हो गया हाँ तो उनके बारे में बोलते हैं हाँ कि हाँ 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 वो स्पिरिचुअल है ये है वो है तो मतलब फिर वो कैसे स्पिरिचुअल है हाँ। मतलब वो तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा फिल्म सर देखा है आपने। समझ में नहीं स्पिरिचुअलिटी आया, नहीं अलग मतलब है, हाँ डिवोशंस अलग है। अगर स्पिरिचुअलिटी और डिवोशंस को एक कर रहे विच इज वेरी रॉन्ग। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो फिल्म्स में, इंडियन फिल्म्स में बहुत ज्यादा यही होता है कि स्पिरिचुअलिटी अगर डायरेक्टर्स पैदा भी कर रहा है, तो कंपोजर्स जो है, जो म्यूजिक कंपोजर्स है, दे डोंट हैव द सेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन। ये किस लिए बोल रहा हूं मैं? क्योंकि दे आर नॉट कॉन्सियस, दे आर नॉट पॉलिटिकली कॉन्सियस, रिलीजियस भी कॉन्सियस नहीं है जो म्यूजिक कंपोजर्स एंड ऑल। आप कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर से बात कीजिएगा अबाउट द व्यूज ऑफ द पॉलिटिकल व्यूज एंड दे आर नॉट, मतलब वो ना हिलते रहते हैं। हाँ, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। यू डोंट हैव एनी प्रॉपर व्यूज। ये होना चाहिए ना, व्यूज होना चाहिए, एक फिलोसॉफिकल एंगल होना चाहिए आपकी लाइफ में। वो एकदम नहीं होता है। सर लाइक मतलब मैं थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था टार्कोस्की के बारे में और लाइक समवन सेड कि टार्कोस्की सिनेमा हाँ इज इज द सिनेमा ऑफ स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ लोगों के प्लॉट में एक पार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी हम्म, बट उसका प्लॉट इज स्पिरिचुअलिटी होता है तो उसका मतलब क्या है सर हाँ,
बेसिकली देखो, मैंने वो ट्रांस सीक्वेंस के बारे में बताया अभी थोड़ा देर पहले। यस सर। जो म्यूजिक होगा, डिवोशनल म्यूजिक, उसमें ट्रांस फीलिंग रहता है। द ट्रांस फीलिंग गिव्स यू दैट स्पिरिचुअलिटी। लेकिन वो एक बहुत थिन लाइन है। मैं बोल रहा हूं ना, वो पॉलिटिकली आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, तब जाके यू कैन डिफाइन थ्रू अ म्यूजिक। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, और डिवोशन वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। लेकिन वो दिखता है एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ओरिजिनली। स्पिरिचुअलिटी एक फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, उसका कोई माने स्ट्रक्चरल फॉर्म्स नहीं है। सो म्यूजिक, अब क्या होता है, म्यूजिक भी एब्स्ट्रैक्ट है, स्पिरिचुअलिटी भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो दो सीक्वेंस एब्स्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो उसको बहुत ज्यादा समझ के आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर अगर मतलब रिया, ऐसा कुछ हाँ बनाना हाँ, होगा कैसे बताइए। करेंगे? लाइक हाँ जब मैं टाइकोस्की का कोई एक फिल्म देखता हूँ, तो वो मतलब साउंड से हाँ, म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इन्वायरमेंटल साउंड से, यस यस और यस ट्रांस लाइक इफेक्ट डालने की यस। कोशिश कर रहा है। सर ये एक फिल्म था उसका, स्टोकर। हाँ हाँ, स्टोकर वही में तो, एक ट्रांस सीन है, ट्रांस इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया। हाँ स्टोकर में एक सीन था जब वो हाँ, वो एक रेल ट्रैक वाला सीन है। तो वो रेल ट्रैक का साउंड कैसे कैसे ऐसे चले जा रहा है, चले जा रहा है, यस, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो हाँ मतलब हाँ, वो तो उससे सर, ट्रांसफील हो रहा है ना आपको, वो अलग ही क्योंकि म्यूजिक उसपे क्रिएट कर रहा है वो। बेसिकली रेल का एक रिदमिक स्ट्रक्चर है। हाँ, बेसिकली रेल का खुद का एक रिदमिक स्ट्रक्चर है। और ट्रांस कब पैदा होता है, जब उसमें लूप बन जाता है, वो पैटर्न। पैटर्न होना बहुत जरूरी है उसमें, ट्रांस में। बिना पैटर्न का ट्रांस नहीं बन सकता। हर लूप ट्रांस नहीं हो सकता। सर ट्रांस से इफेक्ट क्या आते हैं, मतलब लेकिन अगर मैं सुन रहा हूँ, जैसे मैंने हैप्पी म्यूजिक सुना, तो मतलब हाँ, मुझे हैप्पी फील होगा। तो mainly ट्रांस से, hallucinations kind of thing in psychologically hallucination. सर अगर मैं एक ही एक चीज को सुनता रहूंगा, मतलब रिदमिक वे में रिपीटेडली, तो हाँ मतलब एक तरीके से तो हाँ मतलब हाँ, मेरा माइंड क्लियर हो नहीं, उसका जाएगा। नोट्स का भी इफेक्ट्स होता है ना। ना, उसका फ्रीक्वेंसी, ऑक्टेव एंड नोट्स, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको नोट्स को जज किया जाता है। हर हर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से ट्रांस पैदा नहीं कर सकते। यू कांट प्ले पियानो इन ए ट्रांस म्यूजिक यूजुअली, मतलब उसको नहीं प्ले कर सकते। नॉर्मली ट्रांस म्यूजिक में हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जिसमें सस्टेन कंटेंट ज्यादा हो, मतलब स्ट्रोक ना हो, पहला है स्ट्रोक मिनिमलिस्टिक हो, बहुत कम, जिसमें स्ट्रोक का फीलिंग ही ना आए कि हिट किया गया है। तो दिस काइंड ऑफ साउंड, वो आप सुनते रहेंगे, एक एक टाइम के बाद आपको वो हेलुसिनेशन पॉइंट पे ले जाएगा आपको। वो साइकोलॉजिकली ट्रीट करता है आपको माइंड को। अब उसके साथ आप एक ग्रूव डाल देंगे, जिसमें रिदमिक ग्रूव रहता है, जो मेनली हाई एंड नहीं करते हैं उसको। मतलब जैसे डीजे लोग म्यूजिक बजाते हैं, उसमें हाई फ्रिक्वेंसीज जो है, वो नेक्स्ट डे जो क्लासेस है उसमें मैं बताऊंगा हाउ टू क्रिएट, मतलब प्रैक्टिकल के बारे में मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा। आज तो मेनली बेसिकली थ्योरी पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है हम लोगों ने, और प्रैक्टिकली कैसे उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सो उसमें क्या होता है, तब जाके वो फ्रीक्वेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। डीजे लोग जो म्यूजिक बजाते हैं, इट्स इट्स नॉट ए ट्रांस म्यूजिक हमेशा। मतलब ट्रांस जो म्यूजिशियंस है, ट्रांस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस म्यूजिक जो करते हैं, दैट दे आर नॉट डीजे,
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? दे आर कंपोजर्स. डीजे लोग जो होते हैं वो म्यूजिक नहीं कंपोज नहीं करते, वो म्यूजिक ब्लेंड करते हैं. एंड जो ट्रांस म्यूजिक बनाते हैं, दे आर कंपोजर. सो दे हैव अ फिलोसॉफिकल गाइडेंस. उनको ये बनाना है, इसलिए बनाना है, उसका एक गाइडेंस लेवल है उसका दिमाग में खुद का. इसलिए वो उसका जो क्या बोल सकते हैं उसका जो मतलब प्रभाव जिसको बोलते हैं, तो वो उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है म्यूजिक में. ओके, नाउ वी आर एक एक एंड छोटा सा आवर क्वेश्चन था सीक्वेंस. हाँ हाँ हाँ. हाँ सर. प्लीज प्लीज. हाँ. सर आप क्लासिकल म्यूजिक को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बेसिकली मतलब कहाँ यस. पे रखोगे, मतलब उस उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं, या वो इट्स कैसा? मोर लाइक डिवोशनल. Nah, it's more like devotionals. The main major 60% of the music is devotional. Uh, Only the 10 to 15% music you get that it's spiritual. और अभी और बाकी जो है वो इट्स एंटरटेनिंग कंटेंट है उसमें. सर अभी की बात नहीं कर रहा, मतलब पहले की बात कर लेते हैं. पुराना ही बोल रहा, पुराना ही बोल रहा हूँ, सब ही बोल रहा हूँ. पुराना ही मतलब पुराना जो है, जैसे अ, एक जमाना था जब एकदम प्राचीन काल के बारे में बोल रहा हूँ मैं. जैसे वैदिक युग था, उसमें भी जैसे जो समाज है, समाज को हम लोगों ने वैदिक युग में 4 हिस्सों में बांटा था उन्होंने. द सेम वे दे डिवाइड द म्यूजिक. ब्राह्मण जो करते थे उसको ब्राह्मण्य संगीत बोलते थे, क्षत्रिय जो करते थे क्षत्रिय संगीत, वैश्य जो करते थे वो वैश्य संगीत, एंड शूद्र जो करते थे वो शूद्र संगीत. सो दीज आर डिफरेंस, वो डिफरेंसेस पहले से ही पैदा किया हुआ था. तो इफ यू वांट टू गो थ्रू अ स्पिरिचुअल जर्नी करना है तो आपको ब्राह्मण्य संगीत सीखना पड़ेगा. उसका अलग जर्नी है, मेथड्स है. एंड क्षत्रिय संगीत का अलग मेथड्स है, and वैश्य संगीत का अलग मेथड्स है. उसमें एंटरटेनमेंट क्वांटिटी ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें जिसको हम बोलते हैं मनी ओरिएंटेड होता है वो. हाँ. बट क्योंकि आपको पैसा दिया जा रहा है या कुछ चीज दिया जाएगा, आप अगर मुझे म्यूजिक सुनाएंगे या एंटरटेन करेंगे थ्रू द म्यूजिक. सर अगर मुझे मतलब उसको. अगर आपको कोई हाँ एग्जांपल देना हो कि जैसे हाँ. ये डिवोशनल क्लासिकल है, ये स्पिरिचुअल क्लासिकल है, हम्म, तो कोई छोटा सा एग्जांपल. हम्म, इनफैक्ट अगर आप राग का हाँ भी एग्जांपल दे सकते तो चलेगा. हाँ. राग के बारे में नहीं है. राग राग एक बेसिकली एक ग्रामर फॉर्मेट होता है. वो आपका क्या बोल सकते हो, वो सब्जी है. राग इज लाइक के आपके पास ये सब्जी है, ये है मसाला है, ये आप क्या बनाएंगे वो आपके ऊपर है ना. राग इज लाइक दिस. राग इतना ओपन होता है. तो राग में क्या बंधा हुआ होता है कि हाँ, आप तो मच्छी से चिकन जैसे फ्लेवर थोड़ा ही ना डाल सकते उसमें, नहीं डाल सकते ना. तो वो ग्रामर रहता है बेसिकली, उतना ग्रामर राग में रहता है, लेकिन बाकी इट्स वेरी ओपन. इसीलिए उसी राग को जब फिल्म सॉन्ग में यूज किया जाता है, उसका अप्रोच जैसे बदल जाता है. और जैसे आप स्पिरिचुअल म्यूजिक जिसको बोलते हैं हम लोग, आप ज्यादा करके आलाप सुनिए, ध्रुपद आलाप, या लेकिन ध्रुपद स्टाइल ऑफ प्लेइंग, मोर आलाप आलाप सुनिए. I can refer some musicians like you can heard Sat Ali Akbar Khan or Ziauddin Dagar Alap, or at present time you can heard Nityanand Haldipuri.
इज ए वेरी गुड फ्लूट प्लेयर, फ्लूटिस्ट, पंडित हितनाथ हल्दीपुरी, उनको सुनिए तो आपको वो स्पिरिचुअलिटी मिलेगा. इट्स बियॉन्ड डिवोशन. बहुत कम मिलता है बाहर, ज्यादा लोगों के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा मतलब एंटरटेनिंग कंटेंट बहुत ज्यादा है. तो एंटरटेनिंग कंटेंट रहने से क्या होता है, वो स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाता है. क्योंकि एंटरटेन जो है, इट्स गिव्स यू विजन टुवर्ड्स द फ्यूचर, कि मैं कैसे गाऊंगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरे पास कितना पैसा आएगा, मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम मिलेगा कि नहीं, और 3 शोज मिलना चाहिए. तो मोर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर्स. अब मैं गा रहा हूँ, मुझे सिर्फ खुद के लिए गाना है, मुझे अच्छा लग रहा है खुद के लिए, मैं गाता हूँ. एक सच्चा कहानी है वो, इट्स अबाउट तानसेन. तो तानसेन को जब अकबर ने सुना फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा ये इतना अच्छा आप गाते हो, आप किन से सीखे. तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे गुरु से सीखा. बोले कौन है. स्वामी हरिदास. वो कहाँ रहते. और वृंदावन में रहते हैं. तो उनको बुला लाइए, हमको उनका गाना सुनना है. तो तानसेन उनके पास गया. तानसेन गया, जाके बोला गुरुजी को, गुरुजी मुझे आपको लेके जाना है. बोले कहाँ. बोले अकबर के वहां पे आगरा में. बोले किस लिए. तो बोला नहीं, वो आपका गाना सुनना चाहते हैं इसलिए. बोले मैं तो कोई अकबर के लिए गाना, किसी के लिए गाना नहीं गाता. बोले आप तो फिर आप मुझे क्यों सिखाए. बोले खुद के लिए, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सिखाया. लोग भगवान को पाने के लिए गाना गाते हैं, तो मैंने तो भगवान को पा लिया इसलिए गाना गाता हूँ. दोनों में फर्क होता है ना, बहुत फर्क होता है. मुझे भगवान मिल जाए इसलिए मैं उनको तुष्ट करने के लिए गाना गा रहा हूं. मुझे भगवान मिल चुका है, उनका दर्शन हो चुका है, इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं गाना गा रहा हूं. दो दो सीक्वेंस क्या सेम है. शिमांशु. हाँ सर, मतलब अभी समझ गया थोड़ा डिफरेंस. थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना. So the last sequence, we're talking about the science fictions. So इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा साईफाई नोट्स या ये यूज़ करते हैं. साइंस फिक्शन में भी अभी 2 तरीके का फिल्म्स बन रहा है. पहले तो नॉर्मली नॉन रियलिस्टिक फिल्म्स ही बनता था, अभी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक फिल्म्स भी बन रहा है. फ्रिक्शंस नहीं रहा वो, साइंटिफिक फिल्म हो जा रहा है वो, फिक्शन नहीं रहा वो, क्योंकि रियलिस्टिक ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें. बिकॉज ऑफ वी हैव वीएफएक्स, वो कर सकते हैं हम लोग. किसी को याद आ रहा है अभी कोई एग्जांपल इसके बारे में. सबसे ज्यादा फर्क यह आया है उससे, साइंटिफिक फिक्शन जो था, जो नॉन रियलिस्टिक, उसमें म्यूजिक ऑलमोस्ट मतलब वो एपिक जॉनर जैसा, मतलब ओवर ड्रामेटिक था, लेकिन विद द हाई फाई साउंड. द साउंड सीक्वेंस इज नॉट लाइक एपिक, बट उसका ट्रीटमेंट, अप्रोच एकदम एपिक जैसे ही था.
लेकिन रियलिस्टिक जब साइंस सीक्वेंस मतलब साइंटिफिक फिल्म्स बनने लगे एट प्रेजेंट, तब जाके उसमें एक बहुत चेंजेस आया है. एंड दैट चेंजेस गिव्स दैट उसमें नॉर्मली म्यूजिक यूज नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा इमोशनल सीक्वेंस को छोड़ के, जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस की जरूरत है वहीं पे यूज कर रहे हैं, नहीं तो साउंड इफेक्ट्स के ऊपर ही पूरा काम कर रहे हैं वो लोग. दिस इज लास्ट सीक्वेंस. सो आई होप आज का मतलब हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा रहा. सो सी यू ऑन वेडनेसडे. और नेक्स्ट डे मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे कम्युनिकेट करेंगे. सिर्फ लिख के कम्युनिकेट मत कीजिए, बात भी कीजिए. सो तो और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं. मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, आप कुछ भी बात कर सकते हैं मुझसे. बट हम जितने आर्गू करेंगे और जितना कन्वर्सेशन होगा उतना अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी आप लोगों के लिए भी. ओके, चलो बाय. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. या Thank you. हाँ. हेलो अनिंदो, आपको कुछ पूछना है? नो सर, सर वो अटक गया था सर। ओके ओके हाँ ओके, ठीक 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 है कर दो। ठीक. हाँ, चांदनी की बांगाली। हाँ हाँ, बाঙाली. अच्छा अच्छा, वो बाड़ी को था आपने। কলকাতা. ও আচ্ছা আচ্ছা, আমারও নেই কলকাতাতেই বাড়ি, আপনি নিউ কি আলিপুরে। মুম্বাইতে আছেন না? কলকাতা, ও নিউ আলিপুর, ও এখান থেকে ক্লাস করছে অনলাইনে. হ্যাঁ না, এখন তো আমি বম্বেতেই আছি, কিন্তু আমার বাড়ি ওখানে নিউ আলিপুরে। ও বোম্বেতে আছেন, নো. ওকে ওকে. আচ্ছা, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হুম হুম হুম.